हेलो बच्चों। तो आओ यहां पर हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है साउंड। यानी कि जो साउंड चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। पूरा चैप्टर आपका इस वीडियो में आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आओ यहां पर शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। यहां पर हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं, साउंड की कर रहे हैं, और उसी के बारे में थोड़ा सा यहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसको कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि एवरी डे वी हियर साउंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक ह्यूमन, बर्ड्स, bells, machine, vehicles, television, radios, etc. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. तो भाई यहां पर आपको बेसिक बात पता चल गया कि साउंड क्या है, साउंड का डेफिनेशन क्या होता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड क्या है भाई, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे ईयर्स में हियरिंग का सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, कहता है कि देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एक्सेट्रा। यहां पर हमारी दुनिया में दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, या फिर हमारे पास और जो मैकेनिकल एनर्जी है। उसी प्रकार से साउंड भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब यहां पर देखो, पीछे जो चैप्टर हमने पढ़ा है यानी कि वर्क एंड एनर्जी, वहां पर हमने मैकेनिकल एनर्जी की बात की थी। उसी प्रकार से यहां पर इस चैप्टर में हम लोग साउंड की बात करने वाले हैं। अब यहां पर देखो तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे यहां पर क्या बोल रहा है, एक लाइन इस पर जरा सा ध्यान दो। यू हैव बीन टॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाया गया था, बताया गया था कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वही चीज यहां पर लिखा हुआ, वी कैन नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी। हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं। और यही चीज यहां पर हमारे साथ साउंड से भी जुड़ी हुई है कि अगर हमें साउंड प्रोड्यूस करना है, अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करना है, तो साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो साउंड हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, जिस एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे साउंड एनर्जी में। जैसे यहां पर मैंने इस प्रकार से हाथ को टकरा करके साउंड प्रोड्यूस किया, तो साउंड यहां पर प्रोड्यूस हुआ कैसे, मैंने अपने हाथों से एनर्जी लगाया जिससे कि दोनों हाथें टकराई और यहां पर साउंड प्रोड्यूस हुआ। उसी प्रकार से कहीं भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड हम किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर कहता है कि व्हेन यू क्लैप अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी। क्या आप अपनी एनर्जी खर्च किए बिना साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो? आंसर है नो, क्योंकि साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम साउंड को या फिर कोई भी एनर्जी है उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म से हमें साउंड एनर्जी में कन्वर्जन करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे फॉर्म से एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं कि भाई जो साउंड है जब कहीं भी प्रोड्यूस होती है तो वो ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है ये हम लोग पढ़ेंगे। जो साउंड आता है उस साउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है ये भी हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आओ यहां पर हमारे सामने टॉपिक क्या है 11.1 प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो भाई तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया साउंड एनर्जी में। लेकिन कैसे कन्वर्ट किया, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, तो यहां पर इसके लिए एक एक्टिविटी देखो। एक्टिविटी है 11.1। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है और उसको वाइब्रेट कराना है उसके प्रोंग को स्ट्राइक करके। समझ गए? अब यहां पर अपने कानों के पास लाओ, क्या आपको कोई साउंड सुनाई देती है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यह है ट्यूनिंग फोर्क। इसका शेप ऐसा होता है, एक सेकंड मैं जरा सा ड्रॉ कर देता हूं।
तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो ट्यूनिंग फोर्क का ऐसा शेप होता है, इसमें दो यहां पर आर्म्स होते हैं, समझ गए। तो यहां पर हमको क्या करना है, इसको हम रबर पैड पर हिट करेंगे, उससे क्या होगा, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इस प्रकार से हिलने लगेगा, इस प्रकार से वाइब्रेट करने लगेगा, और इसको जब हम अपनी कानों के पास लाएंगे तो एक प्रकार का हमें इस प्रकार का साउंड सुनाई देगा। ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर जब इस ट्यूनिंग फोर्क को हमने क्या किया, रबर पैड पर हिट किया, तो ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करने लगा, यानी कि रैपिड टू एंड फ्रो मोशन करने लगा, और यहां पर इस वाइब्रेशन की वजह से ही क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। यही चीज यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा आगे, जब आप देखोगे कि यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको जब हम वाइब्रेट कराते हैं तब यहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है, समझ गए। यही चीज यहां पर कहता है, इन द एबव एक्टिविटीज वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फोर्क, वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करा सकते हैं, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम प्लग करते हैं, रबर बैंड को खींच करके उसको ऐसे प्लग करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो रबर बैंड वाइब्रेट करता है। इसी प्रकार से किसी सरफेस को अगर हम स्क्रैच करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पर भी एक प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट होता है। रब करते हैं, ब्लो करते हैं, शेक करते हैं, सभी कंडीशन में क्या होता है, एक प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो क्या बताता है कि एज पर द एबव एक्टिविटीज व्हाट डू वी डू टू द ऑब्जेक्ट्स, वी सेट द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। ऊपर के एक्टिविटी के हिसाब से हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट कराया और उसकी वजह से क्या हो गया, साउंड प्रोड्यूस हो गया। अब यहां पर वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन का डेफिनेशन, वाइब्रेशन मींस अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। रैपिड टू एंड फ्रो मोशन कहने का मतलब क्या है, ये देखो, जैसे देखो तुमने पेंडुलम देखा, पेंडुलम ऐसे झूलता है भाई, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वो हमारा वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन अगर रैपिड टू एंड फ्रो मोशन हो, यानी आगे पीछे इस प्रकार का रैपिड टू एंड फ्रो मोशन हो ना, तो इसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं, समझ गए। तो वाइब्रेशन क्या है, और रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर एक और एक्टिविटी थी जो कि हमने डिस्कस नहीं किया। यहां पर क्या बोलता है, यहां पर आगे कि आप ये जो ट्यूनिंग फोर्क आपने वाइब्रेट कराया है, उसके पास आप एक प्लास्टिक बॉल को लटका दो, प्लास्टिक बॉल को एक थ्रेड के जरिए लटका करके बिल्कुल इसके बगल में लाओगे तो क्या होगा, यहां पर होगा ये कि जब आप बगल में लाओगे तो बॉल इस प्रकार से क्या करने लगेगा, हिलने लगेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर रैपिड टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर एक प्रकार का हमारा क्या होगा, बॉल मोशन में आ जाएगा या फिर इस प्रकार से हिलने लगेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बात करते हैं, अगला एक्टिविटी 11.2 क्या बोलता है कि एक बीकर में वाटर भर दो या फिर ग्लास को ब्रिम तक भर दो, और उसमें क्या करो, जो आपने ट्यूनिंग फोर्क लिया उसको वाइब्रेट करा करके उसको हिट कराओ, मतलब जरा सा टच कराओ वाटर को। तो वहां पर क्या होता है, पहले आपको इस प्रकार से टच कराना है और फिर आपको इस प्रकार से ट्यूनिंग फोर्क को उल्टा डाल करके टच कराना है। यहां पर क्या होता है, तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब ट्यूनिंग फोर्क को आप पानी में डालते हो तो इस प्रकार के वाइब्रेशन की वजह से आपको छींटे उड़ती हुई दिखाई देंगी। समझ गए बात को। इसके बाद यहां पर आगे बात करते हैं, तो आगे क्या बोलता है, यहां पर बात कर रहा है द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स। अब यहां पर क्या है भाई, हमारे शरीर में जो हम बोलने का ये वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, वॉइस क्या है, एक प्रकार का साउंड है। ये वॉइस कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हमारे शरीर में यहां पर जो ये थ्रोट है, गला है, यहां पर एक छोटा सा डिवाइस लगा हुआ होता है जिसको कि हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं। अब डिवाइस बोलना, डिवाइस वर्ड सही नहीं होगा, एक हमारा बॉडी पार्ट है, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे इस गले से जो भी एयर पास होता है,
यहां पर देखो वोकल कॉर्ड देख सकते हो, ये दो इस प्रकार से दोनों तरफ बने हुए होते हैं। ये क्या करेंगे, ये अपने शेप को चेंज करके हमारे इस गले से जो भी एयर पास हो रहा है उसमें एक प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, और उस वाइब्रेशन की वजह से अलग अलग समय पर अलग अलग शेप की वजह से अलग अलग वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे हमें अलग अलग साउंड सुनाई देता है। इस प्रकार से हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे शरीर का जो साउंड है, मतलब जो ये बोलने का साउंड है, ये प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रकार से जब कोई बर्ड अपना विंग्स फ्लिप करता है तब भी आपको साउंड सुनाई देता है, क्योंकि वहां पर जब बर्ड अपना विंग फ्लिप कर रहा है तो क्या हो रहा है, एक प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। इसी प्रकार से जो बी को आप देखते हो, बी जब यहां पर उड़ता है तो आपको बजिंग साउंड सुनाई देता है, वो भी इसी वजह से, क्योंकि उसके पंख के फड़फड़ाने की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। समझ गए। इसी प्रकार से जब कोई रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करके और उसको प्लग करते हो तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। समझ गए। अब यहां पर आप देखो तो ये चीजें हो सकता है रबर बैंड को आपने खींच करके ना देखा हो, तो क्या करो, रबर बैंड लो, ऐसे स्ट्रेच करो और उसको बीच में से खींच दो, तो क्या होगा, वहां पर आपको साउंड सुनाई देगा। अब यहां पर देखो आगे आपके सामने एक्टिविटी है, आपको एक लिस्ट बनाना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, और आपने दोस्तों से डिस्कस करना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पार्ट वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। अब यहां पर हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो उस वाइब्रेशन की वजह से, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है भाई, साउंड प्रोड्यूस हो गया, लेकिन साउंड प्रोड्यूस होकर के हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है वो चीज अब यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारे सामने 11.2 प्रोपगेशन ऑफ साउंड। सिंपल सा टॉपिक है, इसको जरा सा हम लोग समझ लेते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, मतलब साउंड जो है प्रोपगेट कैसे करता है, प्रोड्यूस कैसे होता है, ये तो हम समझ चुके हैं। कहता है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स से प्रोड्यूस होता है, ये तो क्लियर बात है, हमने पढ़ लिया। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। अब भाई मीडियम क्या है ये जरा सा समझो, डेफिनेशन क्या है, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। अब यहां पर क्या बात है समझो भाई, यहां पर जैसे मैं यहां पर खड़े होकर के क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं। अब इस कमरे में कोई भी दूसरा पर्सन अगर खड़ा है, मान लो उधर कोने में खड़ा है, तो उसके कानों तक मेरे द्वारा ये वाइब्रेशन के जरिए प्रोड्यूस किए गए साउंड पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंच रहे हैं, तो वो साउंड जो है यहां पर हमारे बीच में ये जो एयर है, एयर के जरिए ट्रैवल करते हुए उसके कानों तक पहुंचता है। तो एयर हमारा क्या हो गया, हमारा मीडियम हो गया। समझ गए। तो यहां पर ये क्या है, मीडियम है, हमारा एयर क्या हो गया, मीडियम हो गया। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम हो सकता है कि कोई जानवर है वो पानी के अंदर बैठा हुआ है, पानी के अंदर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा जानवर पानी के अंदर बैठ करके ही कुछ दूर पर सुनाई दे रहा है, उसको आवाज उस तक पहुंच रही है, साउंड पहुंच रहा है। तो यहां पर मीडियम क्या हो जाएगा, यहां पर मीडियम हमारा हो जाएगा वाटर। इसी प्रकार से हो सकता है कि कोई सॉलिड है, कोई लोहे का पीस है या कोई सॉलिड दूसरा मेटल है, उसके जरिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, टन 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 आवाज कर रहा हूं, और उस मेटल पीस के जरिए साउंड ट्रैवल कर रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मीडियम हमारा सॉलिड हो जाएगा। बात क्या है कि कोई भी चीज जिससे कि हमारा साउंड ट्रैवल करे वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। समझ गए। अब यहां पर देखो यही चीज कहता है कि ये हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब यहां पर देखो जो हमारा साउंड है वो हम लोग जो जनरली सुनते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग एयर में करते हैं, क्योंकि भाई हम लोग एयर में रहते हैं। लेकिन जो मछलियां आवाज प्रोड्यूस करती होंगी या मछलियां जो आवाजें सुनती होंगी, उनका मीडियम क्या है भाई, उनका मीडियम है वाटर। इसी प्रकार से साउंड जो है सॉलिड्स में भी ट्रैवल करता है। समझ गए। तो मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है।
कहता है कि साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। साउंड क्या करता है? साउंड एक प्रकार से ट्रैवल करता है, जहां पर साउंड को जनरेट किया गया यानी कि प्रोड्यूस किया गया, वहां से जाता है कहां पर? लिसनर के पास, जहां उसको पहुंचना है। समझ गए बात को? अब यहां पर आगे क्या बताता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। अब आओ डिस्कस करते हैं कि ये जो मीडियम है जिसके जरिए साउंड ट्रैवल कर रहा है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, ये जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर क्या बोला कि भाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। अब यहां पर हमने क्या देखा? सबसे पहले कि कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कैसे करता है? वाइब्रेट करके, यानी कि रैपिड टू एंड फ्रो मोशन करके। तो यहां पर देखो, ये हमारा क्या है? ये एक डिवाइस है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? हो सकता है यहां पर मैं जो बोल रहा हूं वही है, ठीक है? क्या हो रहा है यहां पर? रैपिड टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो ये जब रैपिड टू एंड फ्रो मोशन करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके आसपास मीडियम के कुछ पार्टिकल्स होंगे। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं तो यहां पर वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन मेरे यहां बोलने पर मेरे मुख के अगल बगल क्या है? एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो क्या होगा कि जब मेरा ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा, मतलब यहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, तो क्या होगा? यहां पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं। इसी प्रकार से यहां पर ये ऑब्जेक्ट हमारा वाइब्रेट कर रहा है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और इसके बिल्कुल बगल में जो ये पार्टिकल्स है ना, ये क्या कर रहे हैं? उसके साथ साथ वाइब्रेट होने लग रहे हैं, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन करने लग रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो इसके बगल वाले पार्टिकल्स हैं वो जब वाइब्रेट होते हैं तो वो पार्टिकल्स अपने बगल वाले पार्टिकल्स को भी साथ में वाइब्रेट करा देते हैं, और ये क्या करेगा? ये अपने बगल वाले को, फिर ये अपने बगल वाले को, फिर बगल वाले को। ऐसे क्या होता है कि जो वाइब्रेशन है वो हमारे सोर्स से निकल करके आगे की ओर मीडियम में ट्रैवल करने लगता है। सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले हमारा जो सोर्स है वो वाइब्रेट करेगा, और सोर्स के वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा? उसके बगल के मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे, और फिर वो जो पार्टिकल्स हैं अपने बगल वाले को वाइब्रेट करा देंगे, वो अपने बगल वाले को, फिर वो अपने बगल वाले को, फिर वो बगल वाले को। ऐसे करते करते कुछ दूर तक, काफी दूर तक जो पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और यही जो वाइब्रेशन है वो जब किसी सुनने वाले के कानों तक पहुंचता है तो उसको पता चल जाता है कि ओ, कहीं से साउंड आ रहा है। समझ गए बात को? इस प्रकार से यहां पर सिंपली अगर समझे तो साउंड जो है ट्रैवल करता है। समझ गए? यही चीज कहता है क्या? फिर से देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो अपने अगल बगल मीडियम के जो भी पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट करा देता है। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं तो चारों तरफ जो यहां पर पार्टिकल्स हैं एयर के, वो क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं, और मेरे वॉइस जैसे जैसे निकल रहा है वैसे वैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, और वो वाइब्रेशन क्या हो रहा है? धीरे 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 आगे की ओर फैल रहा है। ठीक है? अब यहां पर तुमको ध्यान देने वाली बात यह है कि द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर। यहां पर क्या है भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट करने की वजह से क्या हो रहा है? उसके अगल बगल पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेशन में आ गए। मैं बोल रहा हूं यहां का पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, उसने क्या किया? अपने बगल वाले को वाइब्रेट करा है, उसने अपने बगल वाले को, उसने अपने, ऐसे ऐसे करते करते अब इस कमरे के लगभग जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मेरे साउंड की वजह से वाइब्रेट कर रहे हैं, मेरे गले के वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है कि मैंने जब यहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया और मेरे गले के जस्ट बगल का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट हुआ, तो यहां पर पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते हैं, पार्टिकल्स अपने ही जगह पर रह करके क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। इसको जरा सा हम लोग देखते हैं, समझते हैं। यहां पर देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर देखो, जैसे ये साउंड का सोर्स है जो कि वाइब्रेशन कर रहा है, अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो यहां पर बीच में ये जो पार्टिकल है, सबसे बगल वाला पार्टिकल है, उसने क्या किया? सबसे पहले आगे की ओर मोशन किया, आगे की ओर मोशन करने के बाद उसने क्या किया? वापस वो पीछे की ओर आ गया,
फिर से वो आगे गया, फिर से वो पीछे आ गया। यानी कि यहां का जो ये पार्टिकल है ना, पहला लाइन, वो क्या कर रहा है, अपने ही जगह पर इस प्रकार से मोशन कर रहा है, और वो अपने मोशन की वजह से बगल वाले पार्टिकल को भी मोशन करा देता है, और वो अपने बगल वाले, वो अपने बगल वाले। इससे यहां पर तुमको यह ध्यान रखना है कि जब भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल नहीं करते हैं, जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है, जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ है, वो ट्रैवल करता है। यानी कि देखो इसने क्या किया, ये पार्टिकल जब बाहर की ओर गया तो बाहर की ओर धक्का दिया इसने, तो उससे बगल वाला आगे की ओर चला गया, फिर उसने अपने बगल वाले को धक्का दिया, फिर ऐसे करते करते क्या होता है, यहां पर वाइब्रेशन आगे की ओर ट्रैवल करता है। यानी सारे पार्टिकल्स जो हैं टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं, लेकिन कोई भी पार्टिकल अपने जगह से उठ करके कहीं भी नहीं जाता है, अपने ही जगह पर रैपिड टू एंड फ्रो मोशन करता है। समझ गए बात को? आगे कहता कि अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी पार्टिकल जो कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, उसमें क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा वैसे ही वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी कि जो उसका मीन पोजीशन है, उससे डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे यहां पर ये ऑब्जेक्ट है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, और ये यहां पर पार्टिकल है जो कि उसके बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल बगल में है। तो जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, आगे की ओर जाएगा, तो ये क्या करेगा, आगे की ओर इस पार्टिकल को ढकेलेगा। उसी के साथ साथ ये फिर पीछे आएगा, तो कुछ समय बाद ये पार्टिकल पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे ढकेलेगा, फिर पीछे आएगा, पीछे आएगा। इस प्रकार से क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उसकी वजह से जो बगल का पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। यानी पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। समझ गए? तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, अपने मीन पोजीशन, यहां पर पार्टिकल था, अपने मीन पोजीशन से वो आगे की ओर गया, फिर वो मीन पोजीशन से पीछे की ओर आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया। इस प्रकार से जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करने लगता है। अब क्या होगा, जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लगा और इसने आगे की ओर सबसे पहले पुश किया, तो इसके बगल में भी तो पार्टिकल है। जब ये आगे की ओर जाता है तो अपने बगल वाले पार्टिकल को भी पुश कर देता है। तो क्या होता है, ये दोनों फिर मूवमेंट कर रहे हैं। अब ये मूव कर रहा है तो ये अपने बगल वाले पार्टिकल को पुश करेगा और फिर पीछे लाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे। यहां पर पढ़ लो, इफ इट देन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल, जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बगल वाला पार्टिकल है वो जब आगे की ओर पुश होता है तो वो अपने बगल वाले पार्टिकल पर फोर्स डालता है, और इसके रिजल्ट की वजह से क्या होता है, बगल वाला पार्टिकल जो है वो भी अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है और वो भी वाइब्रेट करने लगता है। समझ गए बात को? आगे कहता है कि आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब यहां पर ये ऑब्जेक्ट था, ये पहला पार्टिकल था, जब ऑब्जेक्ट आगे की ओर गया ये पार्टिकल आगे की ओर गया, फिर ऑब्जेक्ट पीछे आया तो ये पार्टिकल पीछे आ गया। समझ गए? आगे जा करके इसने बगल वाले पार्टिकल को धक्का दिया और फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ गया, और फिर ये क्या करता है, पीछे की ओर आता है। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस और योर ईयर। वही बात है, पहला पार्टिकल ने दूसरे को यहां पर वाइब्रेट कराया, दूसरे ने तीसरे को वाइब्रेट कराया, तीसरे ने चौथे को वाइब्रेट कराया, चौथे ने पांचवे को, ऐसे करते करते सारे पार्टिकल्स अपने बगल वाले को वाइब्रेट कराते हैं, और ये वाइब्रेशन आगे ट्रैवल करते हुए सुनने वाले के कान तक पहुंच जाता है। समझ गए बात को? आगे यहां पर क्या बोलता है, बोलता है कि द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। वही बात है कि जो यहां पर डिस्टर्बेंस किया गया सोर्स ऑफ साउंड के द्वारा, वहां पर वो डिस्टर्बेंस आगे की ओर ट्रैवल करता है, जो पार्टिकल्स हैं वो आगे की ओर ट्रैवल नहीं करते हैं। जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट रैपिड ट्रू एंड फ्रो मोशन अपने पोजीशन पर करता है, वैसे ही सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन अपने पोजीशन पर करते हैं। वो पार्टिकल्स आगे कहीं उड़ करके नहीं जाते हैं। समझ गए बात को? अब यहां पर आपको वेव के बारे में पढ़ना है। क्यों भाई? क्योंकि साउंड भी हमारा जो है एक प्रकार का वेव है। तो वेव क्या होता है?
कहता है कि अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन। वेव क्या है? वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जो कि हमारे मीडियम के माध्यम से आगे की ओर मूव करता है। जैसे हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई साउंड यहां पर हमारा प्रोड्यूस हुआ। अब साउंड यहां पर प्रोड्यूस हुआ है तो यहां पर यह साउंड जो है वो क्या है? एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। ऑब्जेक्ट ने क्या किया? रैपिड टू एंड फ्रो मोशन किया। उसकी वजह से जो इसके बिल्कुल बगल वाले पार्टिकल्स हैं वो रैपिड टू एंड फ्रो मोशन करने लगे, उसके बगल वाले टू एंड फ्रो मोशन करने लगे, फिर बगल वाले टू एंड फ्रो मोशन करने लगे। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? जो ये वाइब्रेशन है या फिर ये जो डिस्टरबेंस है ये आगे की ओर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आगे यहां पर क्या कहता है? दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स। ये सिर्फ वही बात है। They in turn produce similar motion in others. The particle of the medium do not move forward themselves. जो पार्टिकल हैं वो खुद से आगे की ओर मोशन नहीं करते, वो बल्कि क्या करते हैं? डिस्टरबेंस को आगे की ओर कैरी करते हैं। यानी कि पहला पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करने लगा तो उससे बगल वाला भी वाइब्रेट करने लगा, उसके बगल वाला भी, उसके बगल वाला भी, उसके बगल वाला भी, ऐसे करते करते वाइब्रेशन वहां तक होने लगा। पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे हैं। समझ गए? और यही चीज होता है कहां पर? यही चीज होता है जब साउंड हमारा एक प्रकार से प्रोपेगेट करता है या फिर ट्रेवल करता है। इसलिए हम लोग जो हैं साउंड को एक वेव के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं, वेव के रूप में देख सकते हैं। समझ गए? Sound waves are characterized by motion of particles in medium and are called mechanical waves. अब देखो, साउंड एक प्रकार का ऐसा वेव है जो कि मीडियम के जरिए ट्रैवल करता है। समझ गए? और यहां पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। मैकेनिकल वेव कहने का क्या मतलब हुआ? मैकेनिकल वेव एक ऐसा प्रकार का वेव हुआ जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जैसे हम यहां पर बोल रहे हैं और किसी भी सुनने वाले को सुनाई दे रहा है हमारा आवाज, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यह मीडियम है, एयर मीडियम है, जिसके जरिए साउंड ट्रैवल करके उस व्यक्ति के कान तक पहुंच रहा है। और मैं अगर जाकर के चांद पर खड़े हो जाऊं और मेरे बगल में वो व्यक्ति ही चांद पर जाकर के खड़ा हो जाए और मैं कितना भी जोर से चिल्ला लूंगा, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? कारण है कि भाई हमारे बीच में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, कोई मीडियम नहीं होगा। इसी प्रकार के जो भी हमारे वेव होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। यहां पर हमारा साउंड वेव क्या है भाई? साउंड वेव एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? जिसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। मीडियम के पार्टिकल्स जो है मोशन करके यहां पर डिस्टरबेंस को आगे की ओर कैरी करते हैं, हमारे वेव को आगे की ओर कैरी करते हैं। समझ गए बात को? दूसरा प्रकार का वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि जो हमारे रेडियो वेव्स होते हैं या फिर जो लाइट वेव होता है, उनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी प्रकार का मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है। समझ गए? अब यहां पर आगे क्या बता रहा है? बता रहा है कि एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। हम लोग जिस प्रकार की जिंदगी जीते हैं, मतलब जिस प्रकार के एनिमल्स हैं हम लोग, तो भाई हमारे लिए एयर जो है मोस्ट कॉमन मीडियम है जिसके जरिए साउंड ट्रैवल करता है। क्योंकि भाई हम लोग का कान भी यहां पर एयर में ही है। कोई साउंड बोलता है, कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है, वो जनरली एयर में ही होता है। उसी प्रकार से अगर देखें दूसरा एग्जांपल, जो मछलियां हैं वो पानी में रहती हैं, तो उनके लिए जो कॉमन मीडियम होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है? When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses air in front of it, creating a region of high pressure. जब यहां पर कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करता है, हमने देखा क्या? वाइब्रेशन का मतलब क्या? रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। तो जब कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे की ओर मोशन करेगा तो वो क्या करेगा? अपने बगल वाले पार्टिकल को आगे की ओर पुश कर देगा, यहां पर पुश करेगा। और यहां पर क्या होगा? जब ये
ऑब्जेक्ट आगे की ओर पार्टिकल्स को, मीडियम के पार्टिकल्स को, यहां पर जो भी मीडियम का पार्टिकल है, एयर का पार्टिकल, उसको जब पुश करेगा तो यहां पर एक प्रकार का हाई प्रेशर क्रिएट होगा और यहां पर इस हाई प्रेशर के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, समझ गए? साउंड वेव को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ, तो सबसे पहले जब आगे की ओर यानी कि बाहर की ओर पुश किया, तो यहां पर बाहर की ओर पुश करने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आ गए। पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ गए तो यहां पर देखो एक हमारा हाई डेंसिटी रीजन, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ, जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं। ये देखो यहां पर फिर से हमारा क्या हुआ, आगे की ओर पुश किया और यहां पर हाई प्रेशर रीजन, हाई डेंसिटी रीजन क्रिएट हुआ और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन के दौरान आगे जाएगा, कंप्रेशन क्रिएट कर देगा, उसके बाद क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट पीछे की ओर भी तो आएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मोशन करके फिर पीछे की ओर आता है, तब यहां पर क्या होता है? एक लो डेंसिटी रीजन क्रिएट होता है, जिसको कि हम लोग रेयरफैक्शन बोलते हैं। यही चीज कहता है आगे, दिस कंप्रेशन स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये जो कंप्रेशन क्रिएट हुआ या फिर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ, वो सोर्स से दूर की ओर जाने लगता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ और हाई प्रेशर रीजन जो है आगे की ओर मोशन करने लगेगा, हाई प्रेशर रीजन आगे की ओर मूव करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखें तो जब फॉरवर्ड मोशन हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फिर पीछे की ओर आएगा। तो जब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की ओर आता है, तब ये रीजन ऑफ लो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन बोलते हैं। समझ गए? तो यहां पर इस रेयरफैक्शन को भी देख लेते हैं। जब यहां पर ये ऑब्जेक्ट पीछे की ओर आया तो देखो ये जो रीजन है, ये रीजन रेयरफैक्शन, यहां पर क्या है? लो प्रेशर है, लो डेंसिटी है। यहां पर क्या हुआ? लो प्रेशर लो डेंसिटी यहां पर क्रिएट हुआ और ये लो प्रेशर लो डेंसिटी हमारा आगे की ओर मोशन कर रहा है। इसको मैं दूसरी तस्वीर से भी दिखा देता हूं। यहां पर देखो, जब ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मोशन करता है तो क्या होता है? हाई प्रेशर रीजन, हाई डेंसिटी रीजन क्रिएट होता है, जो कि आगे की ओर चला जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट से दूर जाता है। वैसे ही ये ऑब्जेक्ट जब पीछे आता है, तब यहां पर एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, लो डेंसिटी रीजन क्रिएट होता है, जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और ये भी हमारे इस कंप्रेशन के साथ साथ यहां पर ट्रैवल करता है, आगे की ओर ट्रैवल करता है। तो ये जो साउंड वेव हमारा क्रिएट होता है, वो रैपिड टू एंड फ्रो मोशन की वजह से होता है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? बार बार आगे पीछे हो रहा, बार बार आगे पीछे हो रहा। तो एक बार आगे होगा तो क्या होगा? कंप्रेशन क्रिएट होगा। फिर पीछे आएगा तो क्या होगा? रेयरफैक्शन क्रिएट होगा। फिर ये आगे आएगा तो क्या होगा? कंप्रेशन क्रिएट होगा। फिर पीछे आएगा तो क्या होगा? रेयरफैक्शन। यानी कि जो साउंड वेव है उसमें कंटिन्यूअस लगातार कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होते हैं? सीरीज में चलते रहते हैं, सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ गए? यही चीज कहता है कि एज द ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली, अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज क्रिएटेड इन द एयर। जब ये ऑब्जेक्ट रैपिडली टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो क्या होगा? एक सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन जो है क्रिएट होता है और इसी से हमारा साउंड वेव प्रोड्यूस होता है, जिसको कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, जो कि मतलब एयर में प्रोपेगेट करता है, मूव करता है। और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को थोड़ा सा और समझें तो कंप्रेशन क्या है भाई? एक रीजन है हाई प्रेशर का और रेयरफैक्शन क्या है? रीजन है लो प्रेशर का। कंप्रेशन क्या हो गया? हाई प्रेशर का रीजन हो गया और रेयरफैक्शन हमारा लो प्रेशर का रीजन हो गया। समझ गए? एयर में क्या हुआ? यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव किया, सारे पार्टिकल्स को एक प्रकार से दबाया, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ और ये हाई प्रेशर आगे की ओर मूव करने लगा। और वही पार्टिकल, वही ऑब्जेक्ट जब पीछे आता है तो यहां पर क्या हुआ? पार्टिकल यहां गया है, ऑब्जेक्ट पीछे आ गया, तो एक प्रकार का यहां पर वॉइड क्रिएट हो गया, मतलब लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। और फिर ये जब आगे की ओर आएगा तो ये भी हमारा उस कंप्रेशन के पीछे पीछे चला जाएगा और यहां पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन एक सीरीज में चलते रहते हैं। समझ गए? अब यहां पर देखो प्रेशर क्या होता है, यह तो आपको पता होगा। प्रेशर इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन गिवन वॉल्यूम। यानी कि एक वॉल्यूम में
कितने पार्टिकल्स हैं वही हमारा प्रेशर एक प्रकार से बताता है। अब यहां पर इतने से वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल से मतलब क्या, हाई प्रेशर, कम पार्टिकल से मतलब क्या, लो प्रेशर। जो कंप्रेशन है उसमें क्या है, छोटे से एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स हैं। जैसे यहां पर देखो इतना छोटा सा एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो यहां पर प्रेशर ज्यादा है या कम है, प्रेशर ज्यादा है। उसी प्रकार से यहां पर रेयरफैक्शन में देखो क्या है, इतने बड़े एरिया में इतने कम पार्टिकल्स हैं तो यहां पर क्या है, प्रेशर कम है। अब इसी के साथ डेंसिटी भी समझ सकते हो, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं, तो भाई कंप्रेशन में हमारा प्रेशर ज्यादा है इसलिए यहां पर क्या होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगा, और रेयरफैक्शन में जो है डेंसिटी भी कम होगा। तो यहां पर कंप्रेशर हाई प्रेशर रीजन या फिर हाई डेंसिटी रीजन होता है, और जो रेयरफैक्शन होता है वो लो डेंसिटी रीजन या फिर लो प्रेशर रीजन होता है। समझ गए? कहता है यही चीज, मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा, दस प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज प्रोपगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम। अब इसी तरीके से अगर हम लोग साउंड वेव को हम प्रेशर या फिर डेंसिटी के रूप में देखें तो प्रेशर वेरिएशन या फिर डेंसिटी वेरिएशन के रूप में साउंड वेव को देख सकते हैं। जैसे हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि यहां पर डिस्टरबेंस आगे की ओर मूव हो रहा है, या फिर जो हमारा वेव है वो आगे की ओर मूव हो रहा है। लेकिन यहां पर हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि यहां पर जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर हमारा प्रेशर वेरी करता है या फिर हमारा डेंसिटी वेरी करता है। जैसे वहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, कोई व्यक्ति खड़ा है यहां पर हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है, और मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां पर खड़ा होकर के देख रहा हूं, तो क्या हो रहा है भाई, यहां पर एक बार हमारा प्रेशर ज्यादा हो गया, देखो कंप्रेशन आया तो यहां पर क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। लेकिन कंप्रेशन के बाद जब रेयरफैक्शन आया तो प्रेशर कम हो गया, फिर प्रेशर ज्यादा, फिर प्रेशर कम, फिर प्रेशर ज्यादा, फिर प्रेशर कम। यानी कि डेंसिटी में बात करो, डेंसिटी कम फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पर जब साउंड ट्रैवल करता है उसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यहां पर प्रेशर वेरिएशन ट्रैवल कर रहा है या डेंसिटी वेरिएशन ट्रैवल कर रहा है। समझ गए? तो यहां पर इस रूप में भी हम लोग साउंड को देख सकते हैं। अब यहां पर हमारे सामने क्या बात करता है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कि जो साउंड वेव्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। अब यहां पर क्या है भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? अब देखो हमारे पास दो प्रकार के वेव होते हैं मैकेनिकल वेव। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव क्या है, एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अब इसको समझने के लिए आपको यहां पर एक्टिविटी 11.4 दिया गया है, इसको जरा सा हम लोग देख लेंगे। आपको बोल रहा है एक स्लिंकी लेने के लिए, अपने दोस्त को एक एंड पर पकड़ा दो, खुद दूसरे एंड पर पकड़ लो और इस स्लिंकी को स्ट्रेच करो और उसके बाद शार्प पुश दो अपने फ्रेंड की ओर। स्लिंकी को पकड़ लिया, ऐसे करके ऐसे जोर से पुश देना है आपको। आप क्या नोटिस करते हो ये जरा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो स्लिंकी अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये नीचे वाला इमेज देखो कि हमने क्या किया, ऐसे स्लिंकी पकड़ लिया और ऐसे आगे की ओर जब पुश देते हैं तो इस प्रकार से यहां पर हमारा एक वेव जनरेट होता है और यह वेव आगे की ओर मोशन करता है। यही चीज यहां पर आप देखोगे। तो यहां पर इससे आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने में मदद मिलता है। यहां पर यह तस्वीर देखो, आपने स्लिंकी को स्ट्रेच कर लिया और ऐसे जोर से पुश किया तो क्या देखोगे, एक प्रकार का वेव यहां पर जनरेट होगा। और कैसा वेव, ये आपको देखने में कुछ सिमिलर साउंड वेव का जो हमने देखा ना डायग्राम, वैसा ही लगेगा, क्योंकि यहां पर भी आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस क्रिएट होंगे। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, और ये आगे की ओर मूव करेंगे जैसे कि साउंड वेव में हमारा मूव कर रहा था। तो यहां पर वही चीज है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। भाई क्या होगा, एक समय में आगे की ओर पुश करने पर जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। और यहां पर उसके बाद जो कॉइल्स है उसका एक रीजन होगा जहां पर कॉइल्स जो है एक दूसरे से दूर होंगे, उसको हम लोग रेयरफैक्शन बोलेंगे। तो यहां पर जरा सा तस्वीर दिखाऊं तो यहां पर देखो क्या है भाई, आगे हमने पुश किया तो यहां पर देखो क्या है, कॉइल्स एक दूसरे के पास पास हैं, कंप्रेशन है। और उसके जस्ट पीछे क्या है, यहां पर जो कॉइल्स हैं एक दूसरे के दूर दूर हैं, तो ये क्या है, रेयरफैक्शन है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हमारा क्रिएट हो रहा है। समझ गए? अब यहां पर क्या हो रहा है,
साउंड भी इसी प्रकार से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हुए मूव करता है। समझ गए? अब यहां पर जिस प्रकार से स्लिंकी जो है हमारा आगे की ओर मूव कर रहा है, मतलब स्लिंकी में जो वेव क्रिएट हुआ वो आगे की ओर मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है भाई? वेव में मतलब एक एक जो कॉइल है उसका मोशन किधर है? तो भाई जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, जो हमारा स्लिंकी का कॉइल है वो भी उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इसलिए यहां पर यह हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब इसको साउंड के एग्जाम्पल से समझो कि यहां पर हमारे पास जो साउंड है उसके जो पार्टिकल्स है किधर वाइब्रेट कर रहे हैं। भाई हमारा वेव किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। जो साउंड का एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल लो, वो किधर मोशन कर रहा है? उस सेम डायरेक्शन में आगे पीछे कर रहा है। सेम डायरेक्शन में आगे पीछे वेव उधर जा रहा है और उसी डायरेक्शन में हमारा आगे पीछे कर रहा है। तो इस प्रकार के वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है, जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन में ही क्या करते हैं? मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। यह ऐसा जो वेव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। समझ गए बात को? यहां पर आगे यही चीज है। नाउ वी कंपेयर द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी दैट विद साउंड प्रोपगेट इन द मीडियम। दीज वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये जो वेव्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। चाहे जो स्लिंकी में जो वेव प्रोड्यूस हुआ या फिर जो हमारा साउंड वेव होता है, दोनों में। अब यहां पर यही चीज बताता है कि इन दीज वेव्स, इस वेव में क्या होता है? जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो पैरेलल डायरेक्शन में मोशन करते हैं प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस के। मतलब जो वेव का डायरेक्शन है, जो डिस्टरबेंस का डायरेक्शन है, जिस तरफ डिस्टरबेंस जा रहा है उसी के पैरेलल डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा। साउंड वेव कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। समझ गए? यहां पर यही चीज आगे जो हम शुरू से ही देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाते, बल्कि वो सिंपली ऑसिलेट करते हैं बैक एंड फोर्थ अपने ही पोजीशन पर। यहां पर पार्टिकल बेचारा शांति से बैठा हुआ था, यहां पर साउंड वेव आया, साउंड वेव की वजह से ये पार्टिकल में मोशन आ गया, वाइब्रेशन आ गया। कैसा? ऐसे वाइब्रेट करने लगा और फिर से कुछ समय बाद अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा। फिर कोई साउंड वेव आएगा, तब ये ऐसे मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, फिर अपने पोजीशन पर। फिर साउंड वेव आया, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, फिर अपने पोजीशन पर। यही चीज होता है जब भी साउंड वेव आता है, जो पार्टिकल है वो अपने ही पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करता है, कहीं दूर नहीं चला जाता है। समझ गए? कहता है दिस इज एग्जैक्टली अ साउंड वेव प्रोपगेट्स, हेंस साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव कैसे वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब यहां पर दूसरे प्रकार के वेव की भी बात कर रहा है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। दूसरे प्रकार का वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव। और किसी भी ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव प्रोपगेशन के अलोंग डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं करते। मतलब कि जैसा हमने स्लिंकी या साउंड का देखा, उस प्रकार से जो हमारा पार्टिकल है वो वाइब्रेट नहीं करता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा वेव ट्रैवल करता है। मतलब अगर वेव इधर ट्रैवल कर रहा है, उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो जो पार्टिकल है वो ऐसे क्या होगा? ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। समझ गए बात को? तो ये हमारा क्या हो गया? ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। यहां पर यही चीज कहता है कि दस अ ट्रांसवर्स वेव इज द वन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। समझ गए? अब एग्जाम्पल के लिए, जब कहीं भी वाटर में हम कोई पत्थर डालते हैं तो वहां जो वेव प्रोड्यूस होता है वो एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव होता है। समझ गए? तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार से जब लाइट हमारा ट्रैवल करता है तो लाइट भी एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन लाइट में हमको किसी भी मीडियम पार्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता है। समझ गए? या फिर उसका प्रेशर डेंसिटी वेरी नहीं करता है। समझ गए? अब तो लाइट वगैरह के बारे में आपको आगे की क्लासेस में बात करने हैं। अब इसके बाद यहां पर हम लोग देखें तो हमारे सामने अगला टॉपिक आ जाता है, जो कि 11.2.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। हम क्या करते हैं? अब साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं।
किसी भी साउंड वेव को हम उस साउंड वेव के फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ और भी कैरेक्टरिस्टिक हमको यहां पर साउंड वेव के बारे में पढ़ने हैं। तो आओ यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, साउंड वेव के बेसिक्स को समझ लेते हैं कि साउंड वेव में कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। अब यहां पर देखो क्या बता रहा है कि अ साउंड वेव इन ग्राफिक फॉर्म इज सोन इन फिगर 11.6c। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 11.6c तस्वीर देखते हैं। तो यहां पर तुम जो देख रहे हो, ये हमारा ऊपर साउंड वेव आगे की ओर मूव कर रहा है, यहां भी साउंड हमारा आगे की ओर मूव कर रहा है, यानी कि जो डिस्टरबेंस है वो आगे की ओर मूव कर रहा है। और इसी को हमने क्या किया है, ग्राफिक फॉर्म में यहां पर ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारा साउंड वेव का एक ग्राफिक फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसी के जरिए हम लोग क्या करते हैं, साउंड वेव को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, आओ यहां पर जरा सा समझते हैं। यहां पर क्या बता रहा है, विच रिप्रेजेंट्स, जो ये हमने इमेज देखा वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो डेंसिटी और प्रेशर है वो किस प्रकार से चेंज होता है जब साउंड वेव किसी भी मीडियम में मूव करता है। तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो तुम क्या देख रहे हो, तीन तस्वीरें देख रहे हो। तीन तस्वीरें तुमको क्या दिखा रही हैं कि भाई यहां पर साउंड वेव हमारा कैसे मोशन कर रहा है। हमने क्या पढ़ा अभी कुछ देर पहले कि साउंड वेव जब मूव करता है तो उसको हम यह भी कह सकते हैं कि डेंसिटी वेरिएशन मूव कर रहा है या फिर प्रेशर वेरिएशन मूव कर रहा है। प्रेशर वेरिएशन मतलब क्या, एक ही जगह पर एक निश्चित एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं। हाई डेंसिटी का मतलब क्या, एक डेफिनेट एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं। लो डेंसिटी मतलब लो पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो यहां पर जो ये हमारा साउंड वेव आगे की ओर मूव कर रहा है, कभी इस पॉइंट पर क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। कभी इस पॉइंट पर क्या होगा, ऐसा वेरिएशन आ जाएगा, यानी कि प्रेशर कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी डेंसिटी का हम ग्राफ तैयार करेंगे डिस्टेंस के साथ कि भाई यहां पर हमारा जो ये साउंड वेव है ये जब आगे की ओर मूव करता है तो किसी भी पॉइंट पर किस प्रकार से डेंसिटी कम या ज्यादा होता है। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये तस्वीरें हमने यहां पर देखी थी कि देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा साउंड वेव आगे की ओर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो क्या देख रहे हो, कोई भी पॉइंट हम लोग लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया कि इस पॉइंट पर हम खड़े हैं। इस पॉइंट पर एक बार आता है कंप्रेशन और फिर एक बार हमारा क्या आता है, रेयरफेक्शन आता है। मतलब यहां पर क्या हुआ कि इसी पॉइंट पर खड़े हैं तो यहां पर डेंसिटी कभी हमारा ज्यादा हो गया, कभी डेंसिटी हमारा कम हो गया, प्रेशर कभी ज्यादा हो गया, कम हो गया। तो इसी को हम क्या करते हैं, ग्राफ यहां पर तैयार करते हैं। हमने ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, हमने एक्स एक्सिस पर लिया है डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस ले लिया एक्स एक्सिस पर, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग या तो ले लेंगे डेंसिटी या फिर हम लोग ले लेंगे प्रेशर। तो यहां पर इस प्रकार से हमने इस साउंड वेव का ग्राफ तैयार किया कि भाई यहां पर किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा डेंसिटी में क्या चेंज होता है, प्रेशर में क्या चेंज होता है, वही चीज ये हमें ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करता है। समझ गए बात को। तो यहां पर भी अगर तुम देखो तो यहां पर ग्राफ आगे की ओर मूव नहीं कर रहा, लेकिन समझ लो कि ये ग्राफ हमारा आगे की ओर मूव कर रहा है। मतलब कि एक प्रकार से जो डेंसिटी है या फिर प्रेशर है वो लगातार क्या हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है। नॉर्मल बीच वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज डेंसिटी या फिर प्रेशर, कि भाई हमारा नॉर्मल था प्रेशर, एक बार आया कंप्रेशन, डेंसिटी हाई हो गया, फिर एक बार रेयरफेक्शन आया, डेंसिटी लो हो गया। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया बीच वाला लाइन। और यहां पर जब हमारा कंप्रेशन आया तो हाई डेंसिटी, रेयरफेक्शन आया तो लो डेंसिटी। ये चीज यहां पर ये तस्वीर तुमको रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद यहां पर देखें तो आगे यहां पर क्या बोलता है कि द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट अ गिवन टाइम वेरीज विथ डिस्टेंस above एंड बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर।
क्या बोल रहा है कि जो डेंसिटी है या फिर जो प्रेशर है मीडियम का मतलब जैसे एयर में साउंड ट्रैवल कर रहा है, तो एयर में साउंड ट्रैवल कर रहा है, तो एयर में किसी भी पॉइंट पर मतलब किसी भी टाइम पर जो हमारा डेंसिटी और प्रेशर है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। मतलब कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, मतलब जैसे जैसे साउंड वेव आगे की ओर ट्रैवल करेगा, वैसे वैसे कभी कंप्रेशन आएगा, कभी रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, और उसी चीज को यहां पर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ गए? और यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या बोल रहा है, फिगर 11.6a and 11.6b represent the density and pressure variation respectively as a sound wave propagate in the medium। तो a और b हमारा जो इमेज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये दोनों तस्वीर हमको क्या दिखा रहे हैं कि डेंसिटी में किस प्रकार से चेंज आता है, प्रेशर में किस प्रकार से चेंज आता है। प्रेशर का मतलब हाई प्रेशर या फिर हाई डेंसिटी का मतलब क्या, एक डेफिनेट एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स हैं। लो प्रेशर लो डेंसिटी का मतलब क्या, कम पार्टिकल्स हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर कंप्रेशन है, हाई प्रेशर एरिया, हाई डेंसिटी एरिया, ये रेयर फैक्शन है, लो प्रेशर एरिया, लो डेंसिटी एरिया। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आप समझ पा रहे हो कि ये ग्राफ जो हम ये बना रहे हैं ये कहां से आ रहा है, कैसे इसको तैयार किया जा रहा है। कि भाई यहां पर हम खड़े थे, यहां पर साउंड कहीं से वेव आया, साउंड आया तो कंप्रेशन आया, तो मेरे पास क्या हो गया, हाई डेंसिटी एरिया हो गया, यानी कंप्रेशन बन गया। उसी प्रकार से रेयर फैक्शन आया तो लो प्रेशर एरिया बन गया। तो जैसे जैसे ये साउंड वेव आगे की ओर जाएगा वैसे वैसे ये प्रेशर वेरिएशन भी आगे की ओर जाएगा। कभी कंप्रेशन कहीं पर होगा, कहीं रेयर फैक्शन होगा, और ये जो वेव है ये हमको देखने को मिलेगा। जहां पर हाई प्रेशर, वहां पर ऐसे हमने क्या किया, वहां पर हमने एक प्रकार का ग्राफ में हाई प्रेशर दिखा दिया, यहां पर हाई प्रेशर दिखा दिया, फिर यहां पर लो प्रेशर हुआ तो हमने ऐसे कम प्रेशर कम दिखा दिया, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर। इस प्रकार से साउंड वेव हमारा ये वाला तैयार होता है। समझ गए बात को? इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कंप्रेशन को डिटेल में, रेयर फैक्शन को डिटेल में बताया जा रहा है। तो यहां पर क्या बता रहा है, बोल रहा है कंप्रेशंस आर द रीजन्स वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय अपर पोर्शन ऑफ द कर्व इन फिगर। अब यहां पर कंप्रेशन के बारे में क्या बोल रहा है, कंप्रेशन ऐसे रीजन है जहां पर पार्टिकल्स क्राउडेड हैं, मतलब कि वहां पर आपका हाई डेंसिटी है, हाई प्रेशर है, जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक डेफिनिट एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं, और इसको हम लोग कर्व के अपर पोर्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, जो ग्राफ है उसमें जो एवरेज प्रेशर है, एवरेज डेंसिटी है, उसमें एक अपर कर्व बना करके हम लोग यहां पर कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसकी बात कर रहा है। यहां पर क्या है भाई, यहां पर हमारा प्रेशर बढ़ जा रहा है, डेंसिटी बढ़ जा रहा है, यानी कि यहां पर क्या बन रहा है, कंप्रेशन बन रहा है। ठीक है, और यहां पर यही चीज कहता है कि द पीक रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। जो हमारा ये पीक बन रहा है, पीक कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पर तुम देखो, यहां पर इस ग्राफ में जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज होता है, तब एक समय आता है जब यहां पर हमारा प्रेशर या फिर डेंसिटी हाईएस्ट हो जाता है। तो ये जो पीक है ना, इसी पीक की बात की जा रही है। ये पीक हमारा हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर आगे देखें तो क्या बोलता है 10 कंप्रेशंस आर रीजन वेयर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई। कंप्रेशन कैसे रीजन है, जहां पर प्रेशर और डेंसिटी हमारा क्या होता है, हाई होता है। इसके बाद रेयर फैक्शन की बात करें तो रेयर फैक्शन के बारे में तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, जैसे कंप्रेशन के बारे में पढ़ा था कि रेयर फैक्शन आर द रीजन्स ऑफ लो प्रेशर। रेयर फैक्शन लो प्रेशर का रीजन है जहां पर पार्टिकल्स स्प्रेड अपार्ट होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और वहां पर प्रेशर लो होता है, डेंसिटी लो होता है, या एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वैली। और यहां पर हम लोग रेयर फैक्शन को ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, वैली से दिखाते हैं। ये देखो यहां पर ये हमारा रेयर फैक्शन हो गया, ये हमारा रेयर फैक्शन ऐसे हम लोग वैली से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेयर फैक्शन जब आता है तब क्या होता है, जो एवरेज प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है, नॉर्मल डेंसिटी होता है, उससे भी हमारा प्रेशर कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा बेस एकदम, जो हमारा ये
वैली का लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा लोएस्ट प्रेशर लोएस्ट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कहता है दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व। ठीक है, और यहां पर आगे एक चीज ध्यान रखो, अ पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड वैली इज कॉल्ड द ट्रो ऑफ अ वेव। यहां पर जो हमारा पीक है, ये जो पीक पॉइंट हमने देखा जहां पर हाईएस्ट प्रेशर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे। और यहां पर वैली में वो पॉइंट जो जहां पर लोएस्ट प्रेशर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रो बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्रेस्ट और ट्रो क्या है, ये आप यहां पर समझ गए हमारे इस ग्राफ में। ठीक है, और ये यहां पर ये ग्राफ का ही पार्ट है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर रखना है। ग्राफ कैसे बनता है, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रो क्या होता है, ये चीजें हमने समझ ली। ग्राफ के बेसिक्स जो है उनको हमने यहां पर समझ लिया। अब यहां पर ग्राफ के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को समझना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है वेवलेंथ। अब यहां पर वेवलेंथ क्या है भाई, तो यहां पर बताता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compressions or two consecutive rarefactions is called the wavelength। समझ गए। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर क्या बोल रहा है कि यहां पर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव हमारे कंप्रेशन हो या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब सिंपली समझो तो एक वेव का जो लंबाई है वो हमारा वेवलेंथ हुआ। यानी यहां पर देखो, यहां पर हमारा क्या बना, यहां पर हमारा क्रिस्ट बना। ठीक है, और यहां पर कंप्रेशन है, फिर आया रेयरफैक्शन और फिर कंप्रेशन आकर के यहां पर क्रिस्ट बन गया। तो इसके बीच की जो दूरी हो गई, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, जिसको कि हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको दूसरे जगह से भी नाप सकते हैं, जैसे यहां पर हमारा क्या बना, हमारा ट्रो बना, फिर से आया क्रेस्ट हाई प्रेशर, फिर से लो प्रेशर में आकर के ट्रो बन गया। तो इसके डिस्टेंस को भी हम क्या बोलेंगे, लेमडा बोलेंगे, दोनों सेम डिस्टेंस ही होगा। इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है कि जब यहां पर पार्टिकल हमारा नॉर्मल पोजीशन में था, उसमें आया क्रेस्ट बना और फिर हमारा ट्रो बना और उसके बाद फिर से नॉर्मल हो गया, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गया हमारा, ये डिस्टेंस भी हमारा लेमडा हो गया। समझ रहे हो बात को। तो ये एक पूरा वेव बना। जैसे यहां पर मैं अगर दूसरे दिखाऊं तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक वेव है, ये एक कंप्लीट वेव है, तो इसके डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। एक वेव की लंबाई हमारा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये वेवलेंथ हो गया, इसको तीनों जगहों से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। इसके बाद यहां पर हम लोग देखें तो वेवलेंथ के बारे में ये तो समझ लिया कि वेवलेंथ को हम लोग क्या करते हैं, लेमडा, इसको लेमडा बोला जाता है, इस सिंबल को ग्रीक लेटर है और यहां पर इस लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर वेवलेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद यहां पर देखें तो यहां पर हर्ट्ज, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज एक वैज्ञानिक हुए, उनके बारे में बताया गया है, तो आप यहां पर इनके बारे में पढ़ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ वगैरह के खोज में बहुत काम किया था या फिर मदद किया था। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमारे सामने आ जाता है अगला टॉपिक, मतलब अगला कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, बहुत सिंपल सा चीज है। फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट ऑकर्स। मतलब कोई भी चीज कितनी जल्दी जल्दी होता है, यह चीज हमें फ्रीक्वेंसी बताता है। जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, ऐसे हिट करने लगता हूं। अब यहां पर मैं हिट कर रहा हूं, एक सेकेंड में या फिर एक यूनिट टाइम में मैं जितनी बार हिट करूंगा वो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे मैंने यहां पर हिट किया एक सेकेंड में 20 बार, तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 20 फ्रीक्वेंसी हो गया। मैंने 50 बार हिट कर दिया एक सेकेंड में, तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। ठीक है, यही चीज यहां पर एग्जांपल दे रहा है कि सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग द ड्रम।
कि भाई कोई भी चीज एक यूनिट टाइम में कितनी बार होती है वो हमें फ्रीक्वेंसी बताता है। कि यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई एक यूनिट टाइम में कितनी बार आपने हिट किया वो हमें क्या दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग साउंड के मामले में फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जब हमारा साउंड ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम से तो जो साउंड वेव है वो कितनी बार क्रेस्ट या फिर ट्रो बनाता है, या फिर जो डेंसिटी में वेरिएशन हुआ वो कितनी बार हो रहा है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, 10 बार हुआ, 20 बार हुआ, कितनी बार हुआ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हमें फ्रीक्वेंसी दे देगा। यहां पर यही चीज कहता है कि द डेंसिटी ऑफ मीडियम ऑसिलेट बिटवीन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मतलब कि यहां पर हमारा जो ये डेंसिटी है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कितनी बार चेंज हो रहा है। मतलब यहां पर आप समझ रहे हो, मतलब यहां पर यह हुआ कि भाई देखो, इसको ग्राफ के जरिए ही समझते हैं। हमारा नॉर्मल प्रेशर था, आया यहां पर हमारा क्रिस्ट बना, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर बना, फिर नॉर्मल हो गया, एक बार क्रिस्ट एक बार ट्रो, हमारा यहां पर एक क्या हो गया, एक फ्रीक्वेंसी हो गया, हमारा एक बार डेंसिटी या फिर प्रेशर में वेरिएशन हो गया। ठीक है, फिर से यहां पर क्रिस्ट आया, फिर से हमारा ट्रो आया, यह दूसरी बार हुआ, फिर से यहां पर क्रिस्ट और ट्रो बना, यह तीसरी बार हुआ। अगर हम बोलें कि एक सेकेंड में 3 बार हमारा प्रेशर मैक्सिमम गया और मिनिमम गया तो यह हमारा क्या हो गया, एक फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में 2 बार मैक्सिमम मिनिमम गया, 2 फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में 3 बार मैक्सिमम मिनिमम गया तो हमारा क्या हो गया, 3 फ्रीक्वेंसी। मतलब कि क्या, यहां पर एक सेकंड में 3 वेव गुजर रहे हैं। समझ गए, ये सिंगल वेव यहां तक, फिर ये दूसरा वेव और ये हमारा तीसरा वेव। ठीक है, यही चीज यहां पर आपको बोल रहा है कि यहां पर क्या बोल रहा है कि द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक बार जब मैक्सिमम बना और उसके बाद मिनिमम बना फिर मैक्सिमम बना। देखो यहां पर जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार से तुम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, उस प्रकार से ऑसिलेशन भी तुम 3 प्रकार से ले सकते हो। जैसे कि यहां पर पहला तो तरीका जो तुम्हारे किताब में बार बार बोलता है वो ये है कि ऐसे तुम कैलकुलेट करोगे। कैसे, मैक्सिमम यहां पर है, मिनिमम गया फिर मैक्सिमम हुआ तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। इसी प्रकार से तुम यहां मिनिमम से कैलकुलेट अगर करना शुरू करोगे तो मिनिमम से मैक्सिमम हुआ फिर मिनिमम हो गया तो यह भी कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। और यहां नॉर्मल से मिनिमम हुआ, मैक्सिमम हुआ और फिर यहां पर हमारा नॉर्मल हो गया तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा। मतलब पार्टिकल जहां से शुरू किया वहां पर वापस आ गया, एक बार मैक्सिमम जाकर के एक बार मिनिमम जाकर के वापस उसी पोजीशन पर आ गया तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। समझ गए बात को। अगर इसी प्रकार के 10 ऑसिलेशन होंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग कि भाई 10 हमारा फ्रीक्वेंसी है, 100 हुआ तो 100 फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी हम लोग मेजर किस चीज में करते हैं वो भी देख लो, उसको हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। यहां पर यही चीज बोलता है कि द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन, सच ऑसिलेशन कहने का मतलब क्या, कि एक बार हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो और एक बार हमारा मिनिमम वैल्यू हो तो यहां पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलेंगे। और इस प्रकार के एक यूनिट टाइम में जितने भी ऑसिलेशन होंगे उसको हम बोलेंगे साउंड का फ्रीक्वेंसी। कि भाई जो हमारा साउंड वेव है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो अगर वो 50 बार ऑसिलेशन कर रहा है यानी 50 बार मैक्सिमम मिनिमम कर रहा है तब हम बोलेंगे कि भाई 50 फ्रीक्वेंसी है। अब यहां पर आगे देखें तो क्या कहता है, कहता है कि इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दैट क्रॉसेस अस पर यूनिट टाइम वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। अब यहां पर देखो पूरा साउंड वेव भी हमको मेजर करने का जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ कंप्रेशन को मेजर कर लें या सिर्फ रेयरफैक्शन को ही मेजर कर लें कि भाई 50 कंप्रेशन बने, इसका मतलब क्या 50 रेयरफैक्शन भी बने, इसका मतलब क्या कि भाई 50 ऑसिलेशन हुए हैं तो सिर्फ कंप्रेशन या फिर सिर्फ रेयरफैक्शन को भी काउंट कर लेते हैं तो भी एक प्रकार से हमको पता चल जाएगा कि कितना यहां पर हमारा ऑसिलेशन हो रहा है। समझ गए, तो यहां पर हमको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ये सिंबल जो है ये न्यू का सिंबल है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। हम लोग फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अगर 50 ऑसिलेशन हुआ तो हम बोलेंगे कि साउंड वेव का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ठीक है,
ये चीज आप यहां पर समझ गए। और इसको हम लोग हर्ट्ज को कैसे लिखते हैं, HZ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल H स्मॉल z, ठीक है। अब यहां पर हमारे सामने आ जाता है टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या चीज है भाई, टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है कि द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। यहां से देखो डेफिनेशन भी तो मिल गया कि भाई टाइम पीरियड क्या होता है। कोई भी एक पॉइंट पर, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं और इधर से साउंड वेव आ रहा है, साउंड वेव का आया कंप्रेशन, यहां पर हाई प्रेशर बना, वो कंप्रेशन आगे चला गया। अब उस कंप्रेशन को जाने के बाद अगला जो कंप्रेशन आया, इस कंप्रेशन को, पहले कंप्रेशन के गुजरने से दूसरे कंप्रेशन को पहुंचने का जो समय लगा, वो हमारा क्या हो गया, इस वेव का टाइम पीरियड हो गया। इसको यहां पर इस प्रकार से देखो, हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, इस पॉइंट पर यहां पर ये आया कंप्रेशन, हमने वेट किया, कुछ समय बाद फिर कंप्रेशन आया, तो भाई कुछ समय लगा ना, 2 सेकंड लगे, 1 सेकंड लगा, 0.1 सेकंड लगा, कुछ तो समय लगा। तो वो हमारा जो टाइम है ना, वो हमारा इस वेव का टाइम पीरियड हो गया कि भाई एक ऑसिलेशन होने में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में यहां पर ये समय लग रहा है। जैसे यहां पर रेयरफैक्शन से देखो, ये आया रेयरफैक्शन, वेट किया वेट किया वेट किया, फिर आया रेयरफैक्शन। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में हमको क्या लग रहा है, कुछ समय लग रहा है। जो भी टाइम लग रहा है वो हमारा क्या हो गया, इस वेव का टाइम पीरियड हो गया कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में लगने वाला समय ही हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। यही चीज द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। समझ गए। कहता है आगे, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जो समय लगा उसी को हम लोग साउंड वेव का टाइम पीरियड बोलते हैं कि भाई एक ऑसिलेशन होने में कितना समय लग रहा है। समझ गए, सिंपल सा बात है। और इसको हम लोग टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, इसको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है एक दूसरे से रिलेटेड है इस फॉर्मूला से। क्यों भाई, यहां पर ऐसा क्यों है, तो यहां पर देखो न्यू इक्वल टू 1/t, ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें बताता है क्या, कि भाई एक सेकंड में कितना हमारा ऑसिलेशन, ठीक है। और वहीं पर टाइम पीरियड क्या बता रहा है कि भाई एक ऑसिलेशन होने में कितना समय लगता है। तो यहां पर जब हम इन दोनों को देखेंगे तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं कि भाई हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन, और ये क्या बता रहा है, टाइम पीरियड, कि भाई एक ऑसिलेशन में लगने वाला समय। तो यहां पर ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। समझ गए बात को। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या बात हो रही है, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा, ठीक है। आगे क्या बात हो रही है, आगे बात हो रही है कि अब वायलिन एंड फ्लूट में बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा। आप कोई ऑर्केस्ट्रा सुनने जाओ, वहां पर अलग अलग डिवाइसेस प्ले हो रहे होते हैं, जैसे ही वहां पर वायलिन बजेगा, वहां पर फ्लूट बजेगा, ड्रम बजेगा, अलग अलग डिवाइसेस में बज रहे हैं। कहता है बोथ साउंड ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम, दोनों साउंड सेम मीडियम से ट्रैवल करते हैं और वो हमारे कानों तक एक ही साथ एक ही समय में पहुंचते हैं। और यहां पर यही चीज कहता है कि बोथ साउंड ट्रैवल एट द सेम स्पीड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स बट द साउंड्स वी रिसीव आर डिफरेंट। जो साउंड हम सुनते हैं वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अलग अलग ये साउंड हमारे पास आ रहे हैं इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है पिच, और ये पिच जो कैरेक्टरिस्टिक है ये साउंड के फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। तो आओ जरा सा पिच को समझ लेते हैं कि पिच क्या है भाई। तो पिच यहां पर देखो एक प्रकार से प्रॉपर्टी है साउंड की, ये एक प्रकार से कि भाई हमारा ब्रेन किस प्रकार से किसी भी साउंड को इंटरप्रेट करता है। मतलब क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड जब हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं तो हमारा ब्रेन उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है और उसी से हमारा ये पिच होता है। मतलब क्या, अगर कोई साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे साउंड का पिच ज्यादा है, अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी कम होगा तो हम बोलेंगे क्या, साउंड का पिच कम है। जैसे मैं यहां पर अब बोल रहा हूं तो ये लो पिच साउंड है या फिर लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं तो ये क्या है, ये हाई पिच साउंड है।
हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, समझ गए। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बात यह है कि भाई फ्रीक्वेंसी जब बदला तो पिच भी बदला। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, ठीक है। कहता है कि द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हाइयर इज द पिच। वही बात है जो मैंने बताया कि भाई जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही हाई पिच होगा, फ्रीक्वेंसी लो होगा तो पिच भी लो होगा। समझ गए बात को। अब जो आपको यह समझना है, तो देखो कोई भी मेल बोलता है, जब कोई एडल्ट मेल बोलता है तो उसका आवाज इस प्रकार से भारी तुमको सुनाई देता है। अमिताभ बच्चन बोलता है तो तुमको लगता है कि हाँ ही कितना भारी आवाज है, लगता है ना। तो वो क्या है, एक प्रकार से लो पिच साउंड है, समझ गए, लो फ्रीक्वेंसी साउंड है। लेकिन वही कोई बच्चा तुम्हारे पास आकर के बोले, कोई या फिर लेडी आकर के बोले, तो उसका आवाज तुमको थोड़ा पतला सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, हाई पिच साउंड है। समझ गए बात को। यहां पर कहता है दस अ हाई पिच साउंड कॉरेस्पॉन्ड टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मतलब तो तुम समझ रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का मतलब हो गया कि इस प्रकार से हमारा यहां पर एक सेकंड में ज्यादा कंप्रेशन ज्यादा रेयरफेक्शन बन रहा है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड का मतलब क्या हो गया, एक सेकंड में कम कंप्रेशन कम रेयरफेक्शन हमारा बन रहा है। समझ गए। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कंडीशन वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट पिच। क्या होता है कि अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जब हम हिट करते हैं या फिर उनसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो अलग अलग रेट पर वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको अलग अलग पिच का साउंड आता है। जैसे मेरे सामने यहां पर 2-3 टेबल पड़े हुए हैं, अगर इन सबको मैं हिट करूं तो तुमको अलग अलग साउंड सुनाई देगा, क्योंकि यहां पर ये अलग अलग रेट पर वाइब्रेट करेंगे। जैसे तो भाई यहां पर क्या है, अलग अलग साउंड तुमको सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट को जब मैंने हिट किया तो वो अलग अलग रेट पर वाइब्रेट किया, उन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस किया, जिससे कि पिच उनका अलग अलग हो गया और हमें अलग अलग साउंड सुनाई देता है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है भाई, एम्पलीट्यूड यहां पर हमें बता रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। मतलब क्या, सिंपल सी बात है भाई, हम यहां पर कोई एक पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल यहां पर चुपचाप बैठा हुआ है, साउंड वेव आया यानी कि एक प्रकार का डिस्टरबेंस आया, और साउंड वेव आया तो साउंड वेव के आने की वजह से यह पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। यानी एक बार आगे जाएगा, हमारा कंप्रेशन बनाएगा, एक बार रेयरफेक्शन बनाएगा, ऐसे ही ना करेगा। अगर साउंड वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वह इस प्रकार से मोशन करेगा यह पार्टिकल। तो यहां पर यह पार्टिकल अपने नॉर्मल पोजीशन से, मीन पोजीशन से कितना वो मैक्सिमम दूरी जाता है, मतलब कितना वो अपने आप को डिस्प्लेस करता है। अगर यहां से मीन पोजीशन यहां पर है, यहां से ये इतनी दूर गया और वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, तो इसका एम्पलीट्यूड हुआ कि इस पॉइंट से मैक्सिमम कितना दूर ये गया। अगर ये ज्यादा दूर जाता है और फिर से वापस आता है, ज्यादा दूर जाता है फिर वापस आता है, हम क्या बोलेंगे भाई, यहां पर एम्पलीट्यूड साउंड का ज्यादा है। अगर ये थोड़ा सा गया और वापस आकर के अपने पोजीशन पर बैठ गया तो एम्पलीट्यूड कम है। मतलब कोई भी पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है या फिर वाइब्रेट करता है तो वो अपने मीन पोजीशन से कितना वो डिस्प्लेस होता है, वो चीज हमें एम्पलीट्यूड बता रहा है कि साउंड वेव अगर मूव कर रहा है तो साउंड वेव की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो कितना ऑसिलेट हो रहे हैं, वो ज्यादा ऑसिलेट हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वो थोड़ा सा ऑसिलेट हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड कम है। समझ गए बात को। एम्पलीट्यूड को हम लोग लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट यहां पर करते हैं। इसके बाद देखिए तो और भी बातें हैं, जैसे यहां पर ये तो आपको फ्रीक्वेंसी का बात हो गया, ये लो पिच साउंड का हो गया, लो फ्रीक्वेंसी साउंड, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड यानी कि हाई पिच साउंड का हो गया एग्जांपल। और यहां पर हम लोग देखें
तो यहां पर ये एम्पलीट्यूड का एग्जांपल देखो, एम्पलीट्यूड में क्या हुआ, यहां पर लो एम्पलीट्यूड का साउंड है, ये हाई एम्पलीट्यूड का साउंड है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। यहां पर क्या हुआ, नॉर्मल से मीन पोजीशन से भाई मात्र इतना सा मूवमेंट हुआ पार्टिकल का, लेकिन यहां पर मीन पोजीशन से इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे यहां पर पार्टिकल है और यहां पर हमने साउंड इधर से भेजा तो ये इतनी दूर जाकर के वापस आ रहा है, और ये जो साउंड है हमारा इतनी दूर जाकर के वापस आ जा रहा है। तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या बता रहा है कि मीन पोजीशन से कितना वेरिएशन हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड को। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो क्या बोलता है, द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। अब यहां पर समझो कि हमारा कोई पार्टिकल है वो कम ऑसिलेट कर रहा है या फिर ज्यादा डिस्टेंस में वो डिस्प्लेस हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो साउंड वेव है उसमें एनर्जी कम या ज्यादा है। जैसे अगर हम जोर से चिल्ला करके बात करते हैं, बोलते हैं, तो आवाज में क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी, और ज्यादा एनर्जी का साउंड वेव जब जाएगा तो पार्टिकल को ज्यादा ऑसिलेट कराएगा। और वहीं मैं अगर धीरे धीरे बोलूं, एकदम मध्यम मध्यम बोलूं, तो मेरे साउंड में बहुत ही एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होने के कारण क्या होगा, यहां पर पार्टिकल का ऑसिलेशन थोड़ा सा होगा। तो समझ रहे हो बात को कि एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड एक प्रकार से बता रहा है कि साउंड कितना लाउड है या फिर कितना सॉफ्ट है। समझ गए? अगर ज्यादा लाउड साउंड है, साउंड में ज्यादा एनर्जी है, वो पार्टिकल को ज्यादा ऑसिलेट करा सकता है, और अगर यहां पर साउंड सॉफ्ट है, उसमें एनर्जी कम है, तो वो थोड़ा सा ऑसिलेट कराएगा, साउंड हमारा ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। समझ गए? कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन द फोर्स विथ विच द ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। अगर इस टेबल पर मैं धीरे से हिट करूं तो क्या होगा, ये पार्टिकल टेबल क्या होगा, हमारा धीरे से वाइब्रेट करेगा। तो यहां पर हमारा एम्पलीट्यूड, जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। लेकिन अगर मैं जोर से हिट करूं तो क्या होगा, यहां पर साउंड वेव जो प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा एनर्जी के साथ, फोर्स के साथ वाइब्रेट करेगा। समझ गए बात को? सिंपल सा बात है, एम्पलीट्यूड तो क्लियर हो गया, आप समझ ही गए हो। इसके बाद यहां पर आगे देखें तो क्या कहता है, यही चीज, इफ यू हिट द टेबल हार्ड वी हियर अ लाउडर साउंड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेशन जो है वो ज्यादा डिस्टेंस का होगा। ठीक है, अ साउंड वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम इट्स सोर्स। जो भी साउंड वेव हमारे सोर्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो सोर्स से दूर की ओर मोशन करता है। एज इट मूव अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज लाउडनेस डिक्रीजेस। कहता है कि जैसे जैसे साउंड वेव हमारे सोर्स से दूर जाते जाता है, वैसे वैसे जो एम्पलीट्यूड है या फिर लाउडनेस है वो कम होता जाता है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि अगर मैं यहां से बोल रहा हूं और कोई मेरे बगल में खड़ा है तो उसको मेरा आवाज बहुत अच्छे से लाउडली सुनाई देगा, लेकिन मेरे से अगर 20 मीटर दूर जाकर के खड़ा हो जाए तो थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा। लेकिन 50 मीटर दूर जाकर के खड़ा हो जाए तो मैं चिल्लाऊंगा तब भी उसको आवाज सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे जैसे साउंड दूर की ओर जाता है वैसे वैसे जो साउंड एनर्जी है वो भी कम होती जाती है, वेव की एनर्जी कम होती जाती है। जैसे ऐसे शुरू में एम्पलीट्यूड कम है, फिर कम हुआ, 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 और यहां एक समय के बाद जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे जो साउंड का एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा। कहता है कि लाउडर साउंड कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस। लाउडर साउंड लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि उसमें हायर एनर्जी होती है। और वहीं पर अगर देखें तो कहता फिगर 11.8 शोज द वेव शेप ऑफ अ लाउड एंड सॉफ्ट साउंड। वो तो हमने आपको दिखाई दिया कि लाउड साउंड का वेव कैसा होगा और यहां पर सॉफ्ट साउंड का वेव कैसा होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर कुछ और फीचर है, वो है हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड या फिर टिम्बर ऑफ साउंड। ये एक प्रकार से साउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे कि हम लोग एक साउंड को दूसरे साउंड से डिस्टिंग्विश करने पाते हैं, अलग बताने पाते हैं कि ये वाला साउंड अलग आ रहा है, वो साउंड अलग आ रहा है, ये कहीं और से आ रहा है, वो कहीं और से आ रहा है। ठीक है, और अगर ये उस कंडीशन में भी काम करेगा अगर साउंड का पिच सेम हो या फिर लाउडनेस सेम हो, तब भी हम लोग साउंड के अलग अलग साउंड को डिफरेंशिएट हम लोग करने पाते हैं। कहता है
द साउंड विच इज मोर प्लेजेंट इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी। ये तो पता है, सिंपल सी बात है। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। भाई टोन क्या है? एक साउंड जिसमें कि सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है। एक फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या हो गया? अगर हमारा 30 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि हम तक आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? टोन हो गया, कि भाई एक फ्रीक्वेंसी का साउंड हम लोग सुन रहे हैं। उसी प्रकार से अगर साउंड कई सारे फ्रीक्वेंसीज के मिक्सचर से प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम लोग नोट बोलते हैं। जैसे कि तुम लोग म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक में नोट्स होते हैं, उसमें क्या होता है? अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साउंड मिक्स होते हैं। कोई 50 फ्रीक्वेंसी पर 50 हर्ट्ज पर कोई साउंड है, 100 हर्ट्ज पर, 2000 हर्ट्ज पर मिला करके एक साथ साउंड आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोट बोलेंगे। और यह सुनने में भी काफी अच्छा लगता है। समझ गए बात को? और वही नॉइज एक प्रकार का साउंड होता है जो कि अनप्लेजेंट होता है, हमको सुनने में बहुत ही कर्कश लगता है। म्यूजिक जो है वो प्लेजेंट होता है और रिच क्वालिटी का होता है, क्योंकि उसमें भाई कई सारे आपको साउंड वेव्स मिक्स होते हैं, मतलब कई फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव मिक्स होते हैं। इसके बाद साउंड का हमारा स्पीड आ जाता है। तो भाई स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला हम सबको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर साउंड वेव के मामले में डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है? डिस्टेंस हमारा हो गया वेव लेंथ। एक वेव का लेंथ हमारा क्या हो गया? एक वेव का डिस्टेंस वो हो गया डिस्टेंस, और टाइम हमारा हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये कहां से आया? सिंपल सा चीज है, एक वेव हम लोग देख रहे हैं, एक वेव का डिस्टेंस ये हमारा हो गया वेवलेंथ, और एक वेवलेंथ को गुजरने में एक ऑसिलेशन होने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया लेम्डा बटा टी। ये हमारा हो गया स्पीड का फॉर्मूला। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? साउंड वेव का स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, लेम्डा क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया, और यहां पर हम लोग अगर देखें तो टी हमारा टाइम पीरियड हो गया। और एक और फॉर्मूला कुछ देर पहले देखा था, 1/t इक्वल टू न्यू देखा था। तो यहां पर 1/t के जगह पर, यानी कि यहां देखो इसमें 1/t के जगह पर अगर हम लोग न्यू डाल दें तो ये हमको यहां पर फॉर्मूला मिल जाएगा, v बराबर लेम्डा न्यू। ये भी फॉर्मूला है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पीड साउंड का निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा स्पीड का क्या हो गया? स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये हमारे साउंड का स्पीड का फॉर्मूला हो चुका है। ठीक है, इसके बाद कहता है द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। अगर हमारा सेम फिजिकल कंडीशन हो और हमारा मीडियम सेम हो तो जितने भी फ्रीक्वेंसीज के साउंड हैं सबका स्पीड क्या होगा? उस मीडियम में सेम होगा। जैसे यहां पर देखो, इस पूरे कमरे में टेम्परेचर सेम है, यहां पर मीडियम में जो हमारा फिजिकल कंडीशन है वो सेम है, तो यहां पर कोई भी फ्रीक्वेंसी का साउंड चलाओ तो स्पीड क्या होगा? वो हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखें तो कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या करना है? यहां पर बोल रहा है कि साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्ज। 2 किलो हर्ट्ज कहने का मतलब क्या हो गया? 2000 हर्ट्ज हो गया। भाई 1K लिखने का मतलब किलो हो गया, किलो का मतलब 1000 होता है। 2000 हर्ट्ज है, और वेवलेंथ हमारा कितना दिया गया है? 35 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, यानी कि टाइम निकालना है कि भाई 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में इसको कितना समय लगेगा। तो भाई फ्रीक्वेंसी हमको 2000 हर्ट्ज मिल गया, वेवलेंथ मिल गया, इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.35 मीटर हमको यहां पर मिल गया, और हमको यहां पर स्पीड निकल जाएगा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी करके, तो यहां पर 700 मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो गया? स्पीड निकल गया। अब टाइम टेकल निकालना है, तो भाई वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो टी को इधर ले जाकर के, वेलोसिटी को इधर ला करके हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां पर निकाल सकते हैं टी बराबर डी बाई वी, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस हमारा हो गया यहां पर, डिस्टेंस हमारा यहां पर हो गया 1.5 किलोमीटर का हमको निकालना है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके हम लोग यहां पर 700 मीटर पर सेकंड करके निकालेंगे तो 2.1 सेकंड हमारा आ जाएगा। तो भाई 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में साउंड को 2.1 सेकंड का समय लगेगा।
समझ गए? तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करके आपको पता चलेगा कि भाई क्या आपको दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, उसको एक बार फिर से रिवाइज करके आप लोग देख सकते हो। इसके बाद यहां पर हमारे सामने क्या आता है, साउंड से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब यहां पर देखो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमको समझना। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक प्रकार से मेट्रिक है जिससे कि हम साउंड के एनर्जी को मेजर करते हैं कि एक यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया से कितना साउंड एनर्जी हमारा गुजर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे साउंड उधर से आ रहा है, हमने यूनिट एरिया लिया कि भाई इतना एरिया में से कितना साउंड एनर्जी क्रॉस कर रहा है, तो उससे हम क्या निकालते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकालते हैं। अब देखो, लाउडनेस और इंटेंसिटी हमको लगता है कि एक ही चीज है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। कि भाई लाउडनेस, कोई साउंड हमको कितना लाउड फील हो रहा है, जैसे कोई मेरे बगल में आकर के चिल्ला करके बोले तो मुझे बहुत लाउड साउंड लगे, यार कितना लाउड है। कोई अगर 1 किलोमीटर दूर से बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगा करके साउंड प्रोड्यूस करे और वो मेरे कानों में लगे, तो यार कितना लाउड साउंड बजा रहा है इन लोग। लेकिन वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगा करके, वहां पर बहुत ज्यादा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन उसके कंपैरिजन में मेरा दोस्त मेरे बगल में खड़े होकर के चिल्ला रहा है, वहां पर एनर्जी जो है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मुझे लाउड दोनों लग रहे हैं। दोनों लग रहे हैं कि यार कितना लाउड साउंड है। समझ गए? तो भाई लाउडनेस जब बात करते हैं तो वो हमारे रिस्पॉन्स की बात हो रही है, और जब इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम मेजर करते हैं कि भाई जो हमारा साउंड है वो कितना एनर्जी है उसमें। समझ गए? तो यहां पर हम लोग अगर देखें, कहता है कि इवन व्हेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, कोई भी दो साउंड इक्वल इंटेंसिटी के हो सकते हैं, और हो सकता है कि एक साउंड हमें लाउड फील हो और दूसरा हमारा जो है लाउड फील ना हो, ऐसा भी हमें हो सकता है। समझ गए? तो इंटेंसिटी आप समझ गए कि कोई यूनिट एरिया से कितना साउंड एनर्जी क्रॉस कर रहा है, वो हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो गया। साउंड के इंटेंसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। लाउडनेस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, वो फील कर सकते हैं। समझ गए बात को? अब यहां पर देखो, हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है। टॉपिक है हमारा 11.2.3 स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडिया में साउंड का स्पीड क्या होता है भाई? तो यहां पर अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो जो साउंड का स्पीड होता है वो फाइनाइट होता है, एक लिमिटेड स्पीड से वो ट्रैवल करता है। जो साउंड है वो लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही लो स्पीड पर ट्रैवल करता है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो साउंड का स्पीड है वो डिपेंड करता है कि मीडियम के क्या प्रॉपर्टीज हैं, मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा साउंड है वो उसका स्पीड क्या होगा। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो किस चीज पर डिपेंड करेगा? पहला तो मीडियम के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना साउंड का स्पीड ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा स्पीड का साउंड कम होता है। इसी प्रकार से सॉलिड में साउंड का स्पीड ज्यादा होता है, गैसेस में कम होता है। तो जैसे जैसे सॉलिड से गैस की ओर हम मूव करते हैं, जो हमारा साउंड का स्पीड होता है वो डिक्रीज करता जाता है। किसी भी मीडियम में यही चीज बता रहा है जो मैंने बताया कि किसी भी मीडियम में जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे साउंड का स्पीड इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए साउंड का एयर में स्पीड कितना है? 331 मीटर पर सेकेंड है और 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 344 मीटर पर सेकेंड है 22 डिग्री सेल्सियस पर। आप ये दोनों नंबर जो है याद कर लेना कि रूम टेम्परेचर पर 344 मीटर पर सेकेंड और 0 डिग्री पर 331 मीटर पर सेकेंड, याद कर लो। ठीक है? आपको न्यूमेरिकल वगैरह देगा तो उसको सॉल्व करने में आसानी होगा। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आपको जो मेटल्स हैं उनमें क्या स्पीड है वो यहां पर दिखाया जा रहा है। सबसे हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, ये याद कर लेना। इसके बाद यहां पर जरा सा वाटर का ध्यान रख लेना कि वाटर में कितना होता है, और फिर गैसेस में ध्यान रख लेना। ठीक है? अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है? आगे आ जाता है अगला टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारे सामने? 11.3, और ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हमने साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक वगैरह साउंड के बेसिक्स को समझ लिया। अब हम देखेंगे कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे करता है। तो साउंड की अगर हम लोग बात करें तो साउंड बिल्कुल उसी प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है जैसे हमने लाइट के बारे में पढ़ा है।
क्लास 8 में आपने पढ़ा कि लाइट जो है वो किसी भी पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है, उसी प्रकार से जो साउंड है वो भी क्या करेगा, बाउंस करेगा। किस प्रकार से बाउंस करेगा भाई, तो जिस प्रकार से कोई रबर बॉल एक वॉल से बाउंस करता है, उसी प्रकार से साउंड भी किसी सॉलिड या फिर लिक्विड सरफेस से बाउंस करता है। ठीक है, कहता है यही चीज लाइक लाइट sound gets reflected at the surface of a solid or a liquid and follows the same laws of reflection as you have studied in earlier classes। यानी कि आपने लाइट के बारे में जो लॉज पढ़े हैं वो लॉज यहां पर हमारे साउंड के रिफ्लेक्शन पर भी लागू होते हैं, और वही चीज यहां पर हमको दिखाया गया है इस तस्वीर के जरिए, इस एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के जरिए, कि भाई जिस प्रकार से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में लाइट के लिए, उसी प्रकार से यहां पर हमारा जो साउंड का रिफ्लेक्शन होगा उसमें भी वो लॉज अच्छी तरीके से लागू होंगे। कहता है यही चीज द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल टू द नॉर्मल। मतलब क्या करेगा भाई, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और इसके साथ यहां पर आगे क्या बोलता है, द थ्री आर इन द सेम प्लेन, यानी कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है वो तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। यहां पर आप इस एक्टिविटी में यही चीज चेक करोगे कि भाई यहां पर जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये तीनों लाइंस जो हैं ये क्या होंगे भाई, सेम प्लेन में होंगे। ये लॉ हमने कहां पर पढ़े हैं, हमने लाइट के बारे में पढ़ा है। और ये एक्टिविटी यहां पर दिया गया है, उसमें आपको क्या करना है, पाइप्स बनाने हैं चार्ट पेपर से, और पाइप जो है वो एक प्रकार से इक्वल रखोगे और उसको टेबल पर इस प्रकार से अरेंज करना है। आप क्या करोगे, यहां पर एक तरफ क्लॉक रख दोगे, इधर आपने क्लॉक रख दिया और क्लॉक से सेम एंगल बना करके आप यहां पर दूसरी तरफ जो दूसरा पाइप है वो रखोगे। आप यहां पर कान लगा के सुनोगे तो आपको यहां पर क्लॉक की जो आवाज है वो बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देगी। ठीक है, ये चीज या फिर ये एक्टिविटी आप यहां पर कर सकते हो। अब यहां पर देखो, साउंड का रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी वजह से कुछ यहां पर प्रॉपर्टीज साउंड की हमें देखने को मिलती है, समझ गए, कुछ यहां पर इंपैक्ट क्रिएट होता है, तो उनके बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इको है। इको क्या है भाई, तो साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से ये एक प्रकार से पैदा होता है। ठीक है, क्या है भाई, इसको जरा सा समझते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग समझे तो क्या होता है कि कोई भी एक वॉल है, कोई बिल्डिंग है जो हमसे कुछ दूरी पर है, उसके सामने जाकर के अगर कोई हम आवाज क्रिएट करते हैं, जैसे ये आवाज किया या जोर से चिल्लाते भी हैं, तो हमारे बोलने या फिर आवाज निकालने के कुछ सेकंड के बाद या फिर फाइनाइट समय के बाद क्या होता है, हमें एक आवाज, वही आवाज जो हमारी आवाज है वही आवाज फिर से सुनाई देती है। तो ये जो दोबारा हमें आवाज सुनाई देती है वही क्या होता है, इको होता है। यही चीज एग्जाम्पल बोलता है कि इफ वी साउट और क्लैप नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन, वी विल हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर। कुछ समय के बाद वही साउंड हमें दोबारा सुनाई देता है। ये क्या हो गया, ये हमारा इको है। जो ये साउंड हमें सुनाई दिया उसी को हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। अब ये इको आता क्यों है, ये फिर या फिर ये साउंड हमें सुनाई क्यों देता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहां पर इसका रीजन ये है कि जो भी साउंड हम सुनते हैं, जो भी साउंड हमारे माइंड तक पहुंचता है, वो हमारे माइंड में 0.1 सेकंड तक परसिस्ट करता है। मतलब कि हमारे माइंड में 0.1 सेकंड तक बना हुआ रहता है। तो क्या होता है कि जब भी कोई साउंड, हमें कोई डिस्टिंक्ट साउंड अगर सुनना है, तो वो साउंड जब 0.1 सेकंड के बाद हमारे कानों तक आएगा तब हम उस साउंड को सुन पाते हैं। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो हमारा साउंड है, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, सामने एक वॉल है, मैं यहां पर बोल रहा हूं, तो जब मैं बोल रहा हूं तो ये साउंड जाकर के उस वॉल से टकरा रहा है और रिफ्लेक्ट होकर के वापस मेरे पास पहुंच रहा है। लेकिन इस कमरे में मुझे इको सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, रीजन सिंपल है कि जो ये साउंड गया
उस वाल से टकराया और रिफ्लेक्ट होकर के वापस मेरे कान तक पहुंचा, ये पहुंच गया 0.1 सेकेंड से पहले, इसलिए इसीलिए मुझे इको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन यह दीवार अगर मुझसे कुछ दूरी पर होता और यहां पर साउंड को ट्रैवल करने में, वहां पहुंचकर रिफ्लेक्ट होकर के मेरे कानों तक वापस आने में 0.1 सेकेंड से ज्यादा समय जैसे ही लगेगा, वैसे ही मुझे एक इको सुनाई देने लगेगा। समझ गए बात को? यही चीज कहता है कि टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। अगर हम जो आवाज और निकाल रहे हैं, जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, वो 0.1 सेकेंड के टाइम गैप में हमको कान तक पहुंचेगा, तब हमको एक इको सुनाई देगा। अगर यहां पर इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें कि कितनी दूर पर दीवार होना चाहिए, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम लोग एग्जांपल में देखें तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे साउंड का स्पीड है वो है 344 मीटर पर सेकेंड 22 डिग्री टेम्परेचर पर, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और यहां पर साउंड जो है वो 0.1 सेकेंड के बाद हमारे कानों तक पहुंचना चाहिए। मतलब कि 0.1 सेकेंड हमारा टाइम पीरियड हो गया, ये स्पीड हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो उससे हम लोग वेलोसिटी को उधर ले जा करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा भाई? 34.4 मीटर आ जाएगा। सिंपल सा है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। v बराबर d बटा t, तो d बराबर v इंटू टी हो गया। तो v हमारा 344 मीटर पर सेकेंड, t हमारा 0.1 सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या आया? 34.4 मीटर। यह डिस्टेंस है किस चीज का? हमारे से दीवार तक जाने में और वापस साउंड को हमारे तक आने में। तो यहां पर दीवार और हमारे बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? यह डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 17.2 मीटर। मतलब कि कोई भी माउंटेन या फिर कोई भी बिल्डिंग अगर हमसे इतनी दूरी पर होगा, 17.2 मीटर के डिस्टेंस पर होगा या फिर उससे ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, और उसके सामने किसी भी प्रकार का हम आवाज क्रिएट करेंगे, तो वो जो हमें रिफ्लेक्शन सुनाई देगा, क्लियरली सुनाई देगा, और वहां पर हम उस रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे कि भाई हमें इको सुनाई दे रहा है। समझ गए? लेकिन अगर कोई भी माउंटेन दीवार इस 17.2 मीटर के डिस्टेंस से कम पर हो, तब वहां पर हम कुछ भी कर लें, हमको इको सुनाई नहीं देगा। हां, एक बात ध्यान रखना कि भाई जब टेम्परेचर चेंज होता है तब हमारा स्पीड, ये जो वेलोसिटी है साउंड का, ये भी चेंज होता है, और उसकी वजह से ये डिस्टेंस थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। समझ गए? आगे यहां पर क्या बोलता है यही चीज, दस फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहां पर खड़े हैं और यहां से एक बिल्डिंग के पास गया और वापस आया, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 34.4 मीटर। तो यहां और इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 34.4 मीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी 17.2 मीटर। क्लियर है? इसके बाद देखें तो कहता है दिस डिस्टेंस विल चेंज विथ द टेम्परेचर ऑफ एयर। ये डिस्टेंस जो है एयर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा। जैसे मैंने बताया, इकोज में बी हर्ड मोर देन वंस। इको जो है वो एक से ज्यादा बार भी सुनाई दे सकता है, क्योंकि यहां पर कई बार होता है कि हमारे आसपास 2-3 बिल्डिंग होते हैं या फिर 2-3 माउंटेन के एजेस होते हैं, जहां से बार बार रिफ्लेक्शन होकर के कई सारे इकोज हमारे कानों तक पहुंचते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो रोलिंग ऑफ थंडर होता है। जब बिजली कड़कती है तो बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है वो कई बार हमें सुनाई देती है, क्योंकि वो कई डायरेक्शन में, कई वाल्स से या फिर कई ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे कानों तक पहुंचती है। समझ गए? तो यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक से ज्यादा होंगे तो इको भी एक से ज्यादा बार हमको सुनाई दे सकता है। समझ गए? इसके बाद यहां पर है हमारे पास क्या? रिवर्बरेशन। अब यह रिवर्बरेशन क्या होता है? अब देखो, ये इको जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या चीज है भाई, जरा सा पढ़ते हैं। कहता है अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स अंटिल इट इज रिड्यूस्ड टू द वैल्यू वेयर इट इज नो लॉन्गर ऑडिबल। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि जब भी किसी बड़े बिल्डिंग में हम लोग खड़े होकर के कोई साउंड क्रिएट करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वो जो साउंड है उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिपीटेड रिफ्लेक्शन होगा, और रिपीटेड रिफ्लेक्शन होने की वजह से वहां पर वो साउंड परसिस्ट करेगा।
इको में क्या होता है, हम कुछ दूर पर खड़े हैं, हमने बोला गया, रिफ्लेक्शन हुआ, हमारे तक साउंड वापस आ गया, वो होता है इको में सिंपल। इको में देखो यहां पर आप खड़े हो, आपने बोला दीवार से, यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ, साउंड आप तक पहुंच गया, सिंपल सी बात है। लेकिन जब रिवर्बरेशन की बात करते हैं तो एक बड़ा सा हॉल है, इस बड़े से हॉल में क्या हो रहा है, हम यहां पर कुछ बोल रहे हैं, जैसे स्टेज पर यहां पर कोई व्यक्ति है कुछ बोल रहा है, अब यहां पर इसका आवाज इस वाल से टकरा रहा है, यहां टकरा रहा है, यहां टकरा रहा है, फिर पहुंच रहा है, या फिर डायरेक्ट पहुंच रहा है, या फिर यहां से रिफ्लेक्शन, ऐसे सभी तरफ से रिफ्लेक्शन होकर के पहुंच रहा है। और यहां पर हो सकता है कि जो डिस्टेंस है वो हमारा इको के लिए लायक ना हो, 17.2 मीटर ना हो। तो यहां पर क्या होता है कि जब कोई भी आवाज निकाला जाता है तो वो आवाज परसिस्ट करता है। परसिस्ट करता है मतलब क्या हुआ, कैसे समझेंगे इसको, जैसे मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं मेरा नाम यशस्वी सिंह है, तो जब यहां पर रिवर्बरेशन होगा तो क्या सुनाई देगा, मेरा नाम यशस्वी सिंह। इस प्रकार से आपका आवाज जो है वो लगेगा कि थोड़ा सा खींच रहा है, इस प्रकार से यहां पर रिवर्बरेशन क्रिएट होता है। समझ गए ये क्यों होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। एक ही साउंड कई डायरेक्शन से, कई जगहों पर, कई सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के सुनने वाले के कान तक पहुंचता है, तो वहां पर रिवर्बरेशन क्रिएट होता है। समझ गए, और ये एक प्रकार से प्रॉब्लम होता है, तो इसको सॉल्व भी किया जाता है कई तरीके के हमारे टेक्निक लगा करके। कहता है द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। जो ये रिपीटेड रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से साउंड का परसिस्टेंस हुआ, यही हमारा क्या होता है, रिवर्बरेशन कहलाता है। कहता है कि इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। कई बार जब आपके ऑडिटोरियम बनाए जाते हैं, जो सिनेमा हॉल बनाए जाते हैं, या फिर कोई भी हॉल जिसमें कि किसी भी प्रकार का साउंड का कोई काम होने वाला है, वहां पर यह रिवर्बरेशन एक प्रकार का चैलेंज होता है, प्रॉब्लम होता है, इसको टैकल करने का काम किया जाता है। तो यह रिड्यूस कैसे किया जाता है, रिवर्बरेशन रिड्यूस कैसे होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रूफ या फिर वाल है उसका हम लोग साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा देते हैं, जिससे कि साउंड रिफ्लेक्ट ना हो, दीवार में ही जो सरफेस है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। जैसे कि फाइबर बोर्ड लगा दिया जाएगा, या फिर रफ प्लास्टर कर दिया जाएगा, ड्रेपर लगा दिया जाएगा, सीट भी इस प्रकार के मटेरियल का लगाया जाएगा, जिससे कि रिवर्बरेशन कम से कम हो और साउंड क्लियरली लोगों को सुनाई दे, साउंड सुनने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास एक एग्जांपल है जो हमको इसी जो इको वगैरह पढ़ा उसी से है, कि भाई एक पर्सन है जो कि क्लैप करता है अपने हैंड से एक क्लिफ के सामने, और उसको अपना इको 2 सेकंड के बाद सुनाई देता है। इको क्या हो रहा है, 2 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है। तो यहां पर बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ। क्लिफ का डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी कि s इक्वल टू क्वेश्चन है, हमको t बराबर 2 सेकंड दिया गया है, स्पीड बराबर 346 मीटर पर सेकंड दिया गया। ठीक है, इससे आसानी से v इंटू डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी से आप आसानी से करके निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखें हमारे पास टॉपिक है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की अभी हमने बात की, रिवर्बरेशन होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, उसका यूज क्या होता है। सबसे अच्छा, सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो है मेगाफोन या फिर लाउड हेलर्स, या फिर जो हॉर्न वगैरह भी लगते हैं वहां पर भी ये चीज यूज होता है। जैसे कि आप ये डिवाइसेस देख रहे हो, इसमें क्या होता है, इन डिवाइसेस में होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जैसे हम यहां पर बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा आवाज यहां से क्रिएट हो रहा है, वो सभी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहां पर जब इस प्रकार का मेगाफोन हम लोग लगा लेते हैं तो क्या होता है, जो भी साउंड हम लोग निकालते हैं वो साउंड इसके एजेस से या फिर वाल्स से कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता है, और इस प्रकार से सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। इस प्रकार से हॉर्न में भी यही चीज होता है। यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हैं, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से यहां पर साउंड जो है वो एक डायरेक्शन में हमें ज्यादा सुनाई देता है। समझ गए, तो यहां पर इसमें हम लोग यूज करते हैं हमारा मेगाफोन या फिर लाउड हिलर्स वगैरह में हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। और ये कैसे बना हुआ होता है, यहां पर देख ही सकते हो कि इसमें एक ट्यूब होता है जो कि आगे जाकर के चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है,
इसके बाद यहां पर जो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं उसमें भी हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन यूज होता है। स्टेथोस्कोप आप तो जानते ही होंगे कैसे काम करता है। जो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है उसमें ये जो हिस्सा होता है इसको यहां पर लगाया जाता है पेशेंट के बॉडी के पास, जिससे कि वहां पर जो डायफ्राम होगा वो क्या करेगा, उस साउंड को कैप्चर करेगा। डायफ्राम जो है साउंड के साथ वो एक प्रकार से वाइब्रेट करेगा और इस वाइब्रेशन को इस पाइप के जरिए कैरी करते हुए डॉक्टर के कानों तक पहुंचाया जाता है। पाइप के अंदर इस प्रकार से क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, जिससे कि वो जो साउंड है वो इसी पाइप में बना रहे और यहां पर डॉक्टर के कानों तक वो पहुंच जाए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहां पर ना हो। समझ गए बात को? तो स्टेथोस्कोप में भी यूज होता है। इसके बाद यहां पर देखिए, जो हमारे आसपास जो कंसर्ट हॉल बनाए जाते हैं, सिनेमा हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए जाते हैं, उनको भी इस प्रकार से कर्व्ड बनाया जाता है। इस प्रकार से बनाया जाता है कि वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो और मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करके जो भी साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो कमरे में किसी भी कोने में कोई भी आदमी बैठा हो उसको बराबर सुनाई दे, जिससे कि ऐसा ना हो कि कमरे के किसी कोने में ऐसा लगे कि साउंड ही ना आ रहा है। तो यहां पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज होता है, जिससे कि साउंड पूरे कमरे में अच्छी तरीके से बराबर मात्रा में फैलाने का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपको यहां पर देखो, यहां पर भी जो आपके कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, उसका जो आपका स्क्रीन होता है या फिर जो स्टेज होता है उसके पीछे का रीजन कर्व्ड होता है, ताकि यहां पर कोई साउंड हो, कोई आदमी भाषण दे, कुछ दे, बोले, तो वो भी पूरे कमरे में बराबर मात्रा में फैल जाए रिफ्लेक्शन के जरिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को हमने समझ लिया। अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो हमारे सामने है रेंज ऑफ हियरिंग, कि भाई हम लोग किस रेंज में सुन सकते हैं। मतलब यहां पर हम लोग मेनली बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, कि कौन से फ्रीक्वेंसी के साउंड हम लोग सुन सकते हैं। हमने जैसे देखा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, तो फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, तो यहां पर ऑसिलेशन एक सेकंड में एक भी हो सकता है, एक सेकंड में 1 लाख ऑसिलेशन भी हो सकते हैं साउंड वेव के। तो यहां पर बात क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी कैपेबिलिटी यह है कि वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के जो साउंड वेव्स होते हैं उनको सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम का साउंड होगा तो भी हम नहीं सुनने पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव होगा तो भी हम लोग यहां पर नहीं सुनने पाएंगे। अब यहां पर यह चीज बताता है कि जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग्स वगैरह जो होते हैं, उनमें यह कैपेसिटी होती है कि वो 25 किलो हर्ट्ज तक के साउंड सुन सकते हैं। और जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है उनका जो ये सुनने की कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। यानी जो हायर फ्रीक्वेंसी के साउंड है, हायर फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब 20,000 वाला कम होता जाएगा। हो सकता है कोई आदमी अगर 70 साल का है तो वो 18,000 17,000 का साउंड सुनने पाए, उससे ज्यादा ना सुनने पाए। अब इसके बाद यहां पर बात क्या है कि यहां पर जो भी साउंड वेव्स 20 हर्ट्ज से कम के होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं या फिर इंफ्रासाउंड बोलते हैं। अब यहां पर इंफ्रासाउंड का एग्जांपल यह है कि जैसे कि हम लोग इंफ्रासाउंड नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से कम के साउंड वेव को नहीं सुन सकते। अगर हम में वो कैपेसिटी होती तो हम पेंडुलम, जब किसी भी घड़ी का पेंडुलम हिलता है उसके साउंड को सुन पाते। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे साउंड वेव्स हैं जो कि हम सुन पाते, जो कि हम नहीं सुनने पाते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट क्या है, 20 हर्ट्ज हमारी लिमिट है। और यहां पर बता रहा है कि जैसा पेंडुलम का आवाज कैसा आता, जैसा कि एक बी के विंग्स का आवाज साउंड आता है, ऐसा ही हमको पेंडुलम के चलने का साउंड हमको सुनाई देता है। अब यहां पर बता रहा है कि जो राइनोसेरस होते हैं वो भी अपना कम्युनिकेशन इंफ्रासाउंड में करते हैं, 5 हर्ट्ज के आसपास के साउंड वेव में करते हैं। इसके अलावा जो वेल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, वो भी इंफ्रासाउंड क्रिएट करते हैं, उससे वो आपस में बातचीत वगैरह करते हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कुछ एनिमल जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अर्थक्वेक से पहले। जैसे कि अगर आप कभी जाओगे, देखोगे, जानवरों को ध्यान दोगे, तो अगर कहीं अर्थक्वेक आने वाली है या फिर उसी प्रकार की कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है, तो वो अर्थक्वेक आने से पहले ही अपने बिल से बाहर आ जाएंगे, वो खुले मैदान में चले जाएंगे। तो उनको पता कैसे चलता है, तो वहां पर जब अर्थक्वेक आता है तो इसी प्रकार के इंफ्रासोनिक वेव्स क्रिएट होते हैं जो कि वो महसूस करके, सुन करके वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार से जैसे इंफ्रासाउंड है जो कि 20 हर्ट्ज से कम का होता है, वो उसी प्रकार से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के से ज्यादा के जो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और ये अल्ट्रासाउंड जो है वो कुछ एनिमल्स द्वारा भी क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि डॉल्फिन, बैट्स, पोर्पोइजेस, ये सब भी जो हैं अल्ट्रासाउंड क्रिएट करते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने जरूरतों के लिए। जैसे कि जो बैट्स है वो अपने आसपास के डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या करता है, वो यूज करता है अल्ट्रासाउंड का। इसी प्रकार से डॉल्फिन भी, पोर्पोइजेस भी अपने लाइफ में जो अल्ट्रासाउंड है उनका यूज करते हैं। अब इसके बाद यहां पर बताता है कि कुछ खास फैमिलीज के जो मॉथ्स हैं उनका काफी सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट होता है। ये मॉथ जो है हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन पाते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि आसपास कोई बैट है या फिर नहीं है। क्योंकि बैट क्या करता है, अपना साउंड रिलीज करता है, अल्ट्रासाउंड रिलीज करता है, और यहां पर मॉथ उनको सुन लेते हैं और वहां पर से वो निकल लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो रैट्स होते हैं वो भी अपना अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो भी अपना आपस में बातचीत, डिस्कशन वगैरह क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड में करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो हियरिंग एड के बारे में बताया गया है कि भाई कुछ लोग होते हैं जिनका जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है या फिर एक प्रकार से बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, तो उनके लिए हियरिंग एड डिवाइसेस आते हैं जो कि क्या करते हैं, जो भी साउंड आ रहा है उसको वो रिसीव करते हैं। उनमें उन हियरिंग एड में क्या होता है, माइक होता है, एम्पलीफायर होता है और स्पीकर होता है। माइक क्या करेगा, साउंड को कैप्चर करेगा, एम्पलीफायर साउंड बढ़ाएगा और स्पीकर के जरिए कान में बजा देगा, तो जिससे कि जो सुनने वाले की कैपेसिटी है जो कि कम हो चुकी है वो अपने कैपेसिटी से ज्यादा भी सुन सकता है, मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए उस रेंज में वो साउंड को सुन सकता है। अब यहां पर हमारे सामने क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के हम लोग यहां पर एप्लीकेशन देखने वाले हैं। आज के समय में जो अल्ट्रासाउंड है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस में हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज कर रहे हैं। समझ गए? जैसे एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बताया गया है कि जो अल्ट्रासाउंड है उसको हम लोग यूज करते हैं क्लीनिंग करने में। कौन से चीजों का क्लीनिंग, जो भी हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, मशीन है जिसके किसी पार्ट तक हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, जैसे कि स्पाइरल ट्यूब है, हम लोग हाथों से सफाई नहीं कर सकते, या फिर बहुत ऑड शेप है वहां पर हम लोग क्लीनिंग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पेशल लिक्विड का यूज करके उसमें अल्ट्रासाउंड के जरिए यहां पर क्लीनिंग करने का काम करते हैं। अब क्या किया जाता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को क्लीन करना है उसको इस क्लीनिंग सॉल्यूशन में डाला जाएगा, और क्लीनिंग सॉल्यूशन में क्या किया जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट किए जाएंगे, जिससे कि वो जो सॉल्यूशन है उसके साथ सारी गंदगी जो है उस हिस्से से बाहर आ जाएगी। समझ गए? तो यहां पर क्या होता है, इस हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि अल्ट्रासोनिक की वेव की वजह से जो डस्ट है, ग्रीस है, डर्ट है, वो उस ऑब्जेक्ट से अलग हो जाएगा और यहां पर सफाई हो जाएगी। तो यहां पर इसका अच्छा एग्जांपल है कि जो आपके आसपास कार के इंजन्स होते हैं, इन इंजन्स का सफाई करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप इंजन के पार्ट्स को देखोगे तो यहां पर बहुत सारे होल्स होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनको कि मैनुअली क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर आपका ये अल्ट्रासाउंड का यूज करके, ये जो आप डिवाइस देख रहे हो ना जिसमें ये इंजन रखा हुआ है, इसमें यहां पर नीचे लिक्विड भरा हुआ होता है। अभी तो डाला गया है इस मशीन में, और यहां पर इस इंजन के पार्ट को अंदर डाला जाएगा, इस ढक्कन को बंद कर दिया जाएगा और यहां पर सॉल्यूशन भरा है, जिसके बाद यहां पर अल्ट्रासाउंड के जरिए इसकी सफाई होगी। समझ गए? तो इस पर्पस के लिए भी यहां पर हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। इसके बाद यहां पर दूसरा यूज बता रहा है कि जो अल्ट्रासाउंड है उसका यूज करके हम लोग किसी भी मेटल ब्लॉक में या फिर कंक्रीट में, किसी भी बिल्डिंग में हम लोग क्रैक्स का पता लगा सकते हैं या फिर किसी फ्लॉ का पता लगा सकते हैं। समझ गए? और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि यहां पर हमारे आसपास हो सकता है कि कोई बिल्डिंग है या फिर कोई पुल पुलिया है जो कि डैमेज हो चुका है, उसमें क्रैक्स आ चुके हैं, तो वो पता कैसे लगाया जाएगा, तो अल्ट्रासाउंड का यूज करके किया जाएगा। तो यहां पर ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो यहां पर जैसे हम लोग देखें ये काम कैसे करता है, तो यहां पर क्या किया जाएगा, हम लोग कोई मेटल ब्लॉक लेंगे जिसमें हमें पता लगाना है, एक तरफ से हम लोग अल्ट्रासाउंड भेजेंगे और दूसरी तरफ हम लोग यहां पर अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर्स लगा देंगे। तो इधर से
भेजने पर अगर यहां पर दूसरी ओर हमारा अल्ट्रासाउंड पहुंच गया, इसका मतलब क्या है, कोई भी क्रैक नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है। लेकिन अल्ट्रासाउंड यहां पर नहीं पहुंच रहा है तो क्या है भाई, बीच में क्रैक है। क्योंकि क्या होगा, जहां पर भी क्रैक होगा वहां से ये अल्ट्रासाउंड टकरा करके वापस आ जाएगा, दूसरी ओर यहां पर नहीं पहुंचेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई यहां पर इस मेटल पीस में क्या है, क्रैक्स है। समझ गए? तो ये चीज, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि भाई जहां पर हमारा जो भी क्रैक होगा वहां से पास नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमें क्रैक का पता चल जाएगा। इसके बाद यहां पर देखें तो आगे यहां पर क्या बता रहा है कि भाई अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हर्ट। यहां पर देखो हम लोग हर्ट के जो फ्लॉज हैं, हर्ट का जो शेप है, उसको भी देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसका यूज करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। यहां पर क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा जाता है हमारे हर्ट पर और हर्ट के अलग अलग पार्ट से वो जब रिफ्लेक्ट होता है तो हमको एक प्रकार से हर्ट का इमेज दे देता है और इससे हम लोग क्या कर पाते हैं, हर्ट का शेप यहां पर देखने पाते हैं। जैसे कि यहां पर देखो ऐसा मशीन है, यहां लगाया गया और यहां पर हर्ट का डायग्राम आ गया। ये डायग्राम कैसे क्रिएट हो रहा है, इस अल्ट्रासाउंड से यहां पर क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखें तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को भी हम लोग यहां पर इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कॉमन नाम आप सुनते हो कि भाई कहां जा रहे हो, तो अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा, हमारे बॉडी के पार्ट्स का स्कैनिंग किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड भेजे जाएंगे, उससे यहां पर हमारा जो स्टमक है, हमारा जो इंटेस्टाइन है या फिर और जो पार्ट्स हैं, उसके शेप यहां पर हमारे सामने आ जाएंगे, इमेजेस आ जाएंगे। कोई फ्लॉज है, कोई प्रॉब्लम है तो वो हमको यहां पर पता चल जाएगा। यही चीज बोल रहा है, डॉक्टर मे इमेज द पेशेंट ऑर्गन सच एज द लिवर, गॉल ब्लैडर, यूटेरस, किडनी एक्सेट्रा। इट हेल्प द डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज। अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होगी तो हमको आसानी से पता चल जाएगा, डॉक्टर उसका एक तरीके से इलाज वगैरह करना शुरू कर देगा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में क्या बता रहा है, इस टेक्निक में क्या काम होता है। इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रीजन वेयर देयर इज चेंजेस इन टिश्यू डेंसिटी। जहां पर भी टिश्यू डेंसिटी होती है वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और उससे अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के रिफ्लेक्शन आने की वजह से एक प्रकार का इमेज क्रिएट किया जाता है, जो कि हम लोग सरफेस पर या फिर अपने स्क्रीन पर देख पाते हैं। और इन इमेजेस, इन सिग्नल्स को क्या किया जाता है, इन वेव्स को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि इमेज जनरेट किया जाता है और इसको फिर मॉनिटर पर दिखाया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, या फिर सिंपली हम लोग कॉमन टर्म्स में अल्ट्रासाउंड भी यहां पर बोल देते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का हम लोग प्रेगनेंसी के समय में फीटस का एग्जामिनेशन करने के लिए भी करते हैं कि उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट हो है या नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार की ग्रोथ एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। ठीक है, अब यहां पर इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड का हम लोग यूज करते हैं, जो किडनी स्टोन्स होते हैं, स्मॉल साइज के किडनी स्टोन्स, उनको भी ब्रेक करने के लिए करते हैं। फाइन ग्रेन्स में हम लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए उसको ब्रेक कर देते हैं, जिसके बाद वो यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अल्ट्रासाउंड के यूजेस करते हैं। अब यहां पर देखो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।